हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हमारे साथ। मैं हूं दविंदर सिंह। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो जून 2023 को पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन हम एक ही बार सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके चलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, साथ साथ मैंने उसको पिंड कमेंट में भी पिंड करवा दिया है। ये मेरा फोन नंबर है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर मुझसे बात करनी है हिस्ट्री से पेपर 1 से लेकर के, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो समय बहुत ही प्रीशियस है, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी को बिल्कुल एक अच्छी दिशा, एक अच्छा मूवमेंट देकर, अच्छा रिदम देकर आप तैयारी शुरू करिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि यूजीसी ने इस बार क्वेश्चंस कैसे पूछे थे, आने वाले एग्जाम के लिए हम किस तरीके से अपने आप को और प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन साथ साथ होती रहेगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु कॉल्ड द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी ड्यू टू मॉब वायलेंस एट चौरी चौरा एज ए नेशनल क्लामिटी। चौरी चौरा जब घटना घटित हुई थी, उस समय महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया था। आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि यूजीसी ने दिसंबर 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि चौरी चौरा की जो घटना है वो कौन से दिन को घटित हुई थी। ऑप्शंस हमारे पास थे 4 फरवरी और 5 फरवरी। ठीक है, तो हमने यह बताना था कि कौन से दिन को ये घटना घटित हुई थी। 5 फरवरी 1922 को ये घटना यूपी में घटित हुई थी। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, यूजीसी ने इस बार फिर से इसका क्वेश्चन बनाकर पूछा है, तो इसका मतलब हमें पढ़ के जाना होगा। ठीक है, चौरी चौरा घटना में क्या हुआ था कि बहुत सारी हिंसा हुई थी, बहुत सारी हिंसा हुई थी और बहुत सारे लोगों को उस दिन जान गंवानी पड़ी, क्योंकि जो उग्र भीड़ थी उसने थाने के ऊपर आक्रमण कर दिया और थाने में जो तैनात 23 पुलिस कर्मियों को उन्होंने जिंदा जला दिया था। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। महात्मा गांधी जी ने थोड़े दिन बाद 16 फरवरी 1922 को इस घटना के होने के बाद, जो चौरी चौरा घटना घटित हुई थी, उसके बाद उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। उन्होंने कहा था कि हम इस कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। इसी के तहत चौरी चौरा का अपराध नामक एक शीर्षक के साथ महात्मा गांधी जी ने एक लेख भी प्रकाशित किया था। उस लेख में उन्होंने कहा था कि जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको अपने आप को कानून के हवाले कर देना चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए। और वहीं उन्होंने उन लोगों को भी इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया था जिसमें पुलिसकर्मी भी थे। उन्होंने भीड़ को उकसाया था, उसके लिए भी उन्होंने कहा था। बाद में महात्मा गांधी जी को इसी इसी के कारण अरेस्ट कर लिया गया और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था कि बहुत सारे आंदोलन भी हुए, बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट लोग थे जो महात्मा गांधी जी के इस निर्णय के साथ सहमत नहीं थे, तो उन्होंने इसका विरोध भी किया था। उसका सबसे ज्यादा विरोध करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास भी थे, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सभी ने उसका विरोध किया था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने ये स्टेटमेंट दी थी कि महात्मा गांधी का ये वाला जो डिसीजन है ये एक राष्ट्रीय आपदा है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑन हैगियोलॉजी। हैगियोलॉजी एक प्रकार की वो टर्म्स होती है जो संत साहित्य के लिए यूज की जाती है। जैसे कि जो संत लोग होते हैं उनकी बायोग्राफी को हैगियोलॉजी कहते हैं। जो संत होते हैं उनकी बायोग्राफी को हैगियोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर हमने देखना कि संत साहित्य पर एक महत्वपूर्ण कृति निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन थे हमारे पास आराध्य ब्राह्मण, त्रिलोक सार, अपराजिता शतक या फिर अनगल पद। तो इनमें से कौन सी थी? तो ये थी ऑप्शन एक, आराध्य ब्राह्मण। आराध्य ब्राह्मण एक ऐसी कृति है जिसमें संतों का साहित्य के बारे में वर्णन किया गया है, संतों की जीवनियों के बारे में वर्णन किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन एक। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, मैंने अभी आपको एक चीज समझाई है, बिल्कुल डिटेल में समझाई है कि यूजीसी बार बार यदि किसी टॉपिक को छेड़ता है ना, तो बार बार वहां से क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी, उसी से संबंधित एक और क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संबंध में सही है? यहाँ पर हमने स्वराज पार्टी के जो गठन के बारे में जो स्टेटमेंट है वो देखनी है। देखो, सबसे पहले जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी उसको महात्मा गांधी जी वापस ले लेते हैं। वापस लेने के बाद सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, ये सभी एक्सट्रीमिस्ट लोग थे जिसमें महात्मा गांधी
इसके विरोध कर रहे थे कि इन्होंने ये वाली जो मूवमेंट है बहुत अच्छी मूवमेंट चल रही थी, तो इसको क्यों वापस ले लिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी उसका विरोध किया था, जैसा आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ ही चुके हो। तो उसी के चलते जो मोतीलाल नेहरू थे और सी आर दास थे, उन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, इसी के विरोध के चलते की थी। तो स्टेटमेंट ये बिल्कुल यहाँ पर ठीक थी। तो यहाँ पर जो देखने वाली बात यह है कि चौरी चौरा घटना जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है हमारे इतिहास में। उसको अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो, उसके सारे पहलुओं को अच्छे से पढ़ के जाओ। यूजीसी आगे फिर से ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। स्टेटमेंट बी कहती है कि जो स्वराजवादी लोग थे वो काफी एक्सट्रीमिस्ट विचार लेकर चल रहे थे। वो सभी ये कह रहे थे कि महात्मा गांधी जी ने ये सही नहीं किया, कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेकर ये सही नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम जो गवर्नमेंट है उसके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बी स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक थी। बाद में जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो जीत भी जाते हैं, बहुत सारी सीट्स जीत जाते हैं, और जो केंद्रीय विधानसभा बनती है उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं विट्ठल भाई पटेल को। यहाँ पर उन्होंने लिखा है वल्लभ भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत थी। वहां पर अध्यक्ष बनाया जाता है विट्ठल भाई पटेल को, ना कि वल्लभ भाई पटेल को। और ए रामास्वामी अयंगर गृह समिति के सदस्य बने थे, ये स्टेटमेंट भी गलत है। और टीबी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू इंडियन लिबरल फेडरेशन के नेता थे। यस, ये बिल्कुल सही है कि जो तेज बहादुर सप्रू थे इंडियन लिबरल फेडरेशन के नेता हुआ करते थे। तो यहाँ पर केवल 3 स्टेटमेंट ठीक थी, ए बी और ई। ए बी और ई था ऑप्शन 3 में। 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Who rejected the conventional boundaries between nations and asserted that only the civilizations were the proper सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। जब भी किसी भी सिविलाइजेशन को प्रॉपरली स्टडी करना होता है तो उसकी सीमाओं के आधार पर उसको स्टडी नहीं किया जाना चाहिए, उसकी सभ्यता के अध्ययन के को उचित विषय मानना चाहिए। ये कहा था आर्नल्ड टाइनबी ने। टाइनबी कहते थे कि यदि किसी सभ्यता का अध्ययन हमने करना है तो सबसे उचित विषय केवल उसकी सभ्यता का अध्ययन करना ही होता है। उसी के आधार पर हम किसी भी सभ्यता को उसकी सीमाओं में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग क्लॉज वाज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रेटी ऑफ पुरंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज फिर से समझा देना चाहता हूँ। अगर आपने शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर में भी सेम और सिमिलर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर हमने देखना है कि पुरंदर की संधि का कथन है को संधि का हिस्सा नहीं था। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है कि 35 किलो में से 23 का समर्पण मुगलों को कर दिया गया था। बिल्कुल, शिवाजी ने जब पुरंदर की संधि जयसिंह के साथ की थी तो उन्होंने 35 किलो में से 23 किले तो मुगलों को ही दे दिए। बाद में उनके पास बचे कितने थे? 12। तो 12 किले बचे थे, 12 किले और 1 लाख हूणों के आसपास की उनके पास संपत्ति बची थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसका हिस्सा था। उन्होंने पूछा है कि उसका हिस्सा नहीं था, हमने ये तो हिस्सा था उसका। तो स्टेटमेंट ये बिल्कुल ठीक थी। और बीजापुर कोंकण का क्षेत्र शिवाजी को अनुदान में दे दिया गया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक था। और शिवाजी ने दक्षिण के किसी भी मुगल अभियान में भाग लेने के लिए मंजूरी दे दी थी। बिल्कुल, उन्होंने कहा था, शिवाजी ने कहा था जय सिंह को पुरंदर की संधि के तहत। पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून 1665 ईस्वी को। इस संधि के तहत उन्होंने एक ये भी उसमें एक प्रावधान ऐड किया था कि शिवाजी जब भी दक्षिण में कभी मुगल अभियान होता है तो शिवाजी उनमें उनकी हेल्प भी करेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट थी कि शिवाजी को 5,000 का मनसब अनुदान में दिया गया था। नहीं, शिवाजी के पास तो पहले से ही काफी ज्यादा संपत्ति थी, तो उनको अनुदान में कुछ नहीं मिला था। तो फोर्थ स्टेटमेंट उसका हिस्सा नहीं थी। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4। देवी श्री लक्ष्मी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही थी? हमने यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट थी वो देखनी थी। ठीक है, वाकाटक शासक प्रवर सेन का गुणगान करने वाली रावण वह में श्री लक्ष्मी को प्रलय गृहिणी के रूप में बताया गया है। यस, ये बिल्कुल ठीक है। बी स्टेटमेंट कहती है कि भीतरी अभिलेख में विष्णु का उल्लेख लक्ष्मी के दैवीय स्वरूप के रूप में किया गया है। देवी लक्ष्मी के रूप में जो उनका विवरण आपको कहीं मिलता है तो वो मिलता है ग्वालियर के पाषाण अभिलेख में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बी बिल्कुल गलत थी यहाँ पर। ठीक है, और हर्ष ने रत्नावली में श्री लक्ष्मी का बार बार उल्लेख किया है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ग्वालियर पाषाण अभिलेख में विष्णु और लक्ष्मी की चर्चा की गई है। जैसे यस, बिल्कुल, मैंने अभी आपको कहा कि ग्वालियर पाषाण अभिलेख में की गई है, ना कि भीतरी अभिलेख में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, आपको इस स्टेटमेंट्स को याद रखना होगा। ठीक है, हरिवंश और विष्णु मध्योत्तर पुराण में सीता को लक्ष्मी के साथ
कदम में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक थी। तो ए, डी और ई स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक थी, तो आंसर था ऑप्शन एक। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट थी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। तैत्तिरीय आर्णय के समापन भाग में तैत्तिरीय उपनिषद और महानारायण उपनिषद शामिल होता है। यस, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट थी। ठीक है, और दूसरा है कि कथक उपनिषद कार्ले यजुर्वेद से संबंधित है। यस, ये भी ठीक है। और ईश उपनिषद वाजपेयी संहिता का समापन अध्याय है। यस, ये भी ठीक है। आपने वाजपेयी संहिता को यदि पढ़ा है ना थोड़ा सा, उसमें जो ईशा उपनिषद है उसकी बिल्कुल समापन अध्याय, लास्ट वाला अध्याय है उसका। ठीक है, ये भी ठीक था। और श्वेताश्वर उपनिषद कार्ले यजुर्वेद से संबंधित है। यस, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इन सभी उपनिषद के बारे में बहुत डिटेल में आपको समझाया है। अगर आपने मेरे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो वो जरूर देख लीजिए। ठीक है, उसमें बिल्कुल स्टेटमेंट्स आपको एक्सप्लेन की गई हैं। तो चार स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक थी। तैत्तिरीय संहिता को कण्व और मध्यान्ह शाखा में पाठ शोधन के रूप में जाना जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत थी। चार स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ए, बी, सी और डी, तो आंसर होगा ऑप्शन दो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था। ठीक है, शिकारपुर के हड़प्पा स्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमने यहाँ पर सही कथन देखना था। ठीक है, आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी लिखा आता है कथन सही है नहीं सही है, तो उसके बारे में जरूर थोड़ा सा अंडरलाइन कर लिया करो, मेंशन कर लिया करो, ताकि गलती कम हो। शिकारपुर हड़प्पा स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो बिल्कुल शिकारपुर जो गुजरात जिले में स्थित है, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट थी। उत्खनन में मोटी परत का पता चला जिससे निचली परत पूर्व हड़प्पा चरण के प्रदर्शित करती है। देखो, जब उत्खनन किया गया था तो पता चला था कि जो निचली परत है वो हड़प्पा चरण को प्रदर्शित करती है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक थी। जबकि जो ऊपर वाली परत थी वो परिपक्व हड़प्पा है उसके चरण को प्रदर्शित करती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक थी। विस्तृत अन्वेषणों में प्राथमिक प्रमाणों में गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रतिमान के बारे में सूचना प्राप्त होती है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट डी कहती है कि हमें इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है जिससे ये पता चल सके कि शिकारपुर के लोग पालतू पशुओं के मांस का सेवन करते थे। तो देखो, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि ये बिल्कुल आसान स्टेटमेंट थी। ऐसा हमें बहुत जगहों पर ये पता चला है कि जो शिकारपुर के लोग थे वो मांस का सेवन करते थे। बहुत सारे एविडेंस हमें मिलते हैं। तो स्टेटमेंट डी यहाँ पर गलत है। ठीक है, ई स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्थल के अध्ययन से पता चला है कि विभिन्न परतों में वन और जलीय पशुओं के बीच उल्लेखनीय विभिन्नताएं हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक थी। ए, बी, सी और ई स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पर। तो आंसर देखो ऑप्शंस में क्या होना चाहिए था। हाँ, 3 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है? हमने सही जो स्टेटमेंट नहीं है वो देखनी है। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर रीबिल्ड द काशी विश्वनाथ टेम्पल। यस, जो महेश्वर का किला था, मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसको अहिल्याबाई होलकर ने ही बनवाया था। उसको अहिल्या किले के नाम से भी जाना जाता है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। और नाना साहब पेशवा ने सुंदर नारायण मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। बी स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक थी। और नाना साहब ने महेश्वर दुर्ग बनवाया था, ये गलत है। महेश्वर दुर्ग भी जो थी अहिल्याबाई होलकर उन्होंने बनवाया था, ना कि नाना साहब ने, तो ये गलत थी। नाना साहब फडणवीस ने भीमशंकर मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ करवाया था। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक थी। तो 3 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। यूपीएससी एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ब्रुस्टोफैडन इज ए पोएट्री मेकिंग स्टाइल, ब्रेड मेकिंग स्टाइल, राइटिंग स्टाइल या फिर स्टैच्यू मेकिंग स्टाइल? ये ब्रुस्टोफैडन शैली क्या थी? देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो चुका है, स्टेट पीसीएस एग्जाम में तो बहुत बार पूछा जा चुका है। ब्रुस्टोफैडन एक प्रकार की लेखन की शैली होती है, राइटिंग स्टाइल होता है ये। ठीक है, आंसर वाज ऑप्शन 3। देखो, इसमें क्या होता है कि पंक्ति को बाएं से दाएं की ओर और दूसरी पंक्ति को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ लिखेंगे। ठीक है, और दूसरी पंक्ति, जैसे ये पंक्ति यहां पर खत्म होगी तो दूसरी पंक्ति यहां से शुरू होगी, इस तरफ जाएगी। ठीक है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक जाएगी। ठीक है, इस शैली को राइटिंग स्टाइल होता है ये एक प्रकार का। इस शैली को ब्रुस्टोफैडन शैली कहते हैं। ठीक, आंसर वाज ऑप्शन 3।
चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग चैलेंज द आइडिया एंड बिलीफ ऑफ यूरोसेंट्रिज्म। देखो यूरोसेंट्रिज्म एक प्रकार की विचारधारा है, ठीक है। यूरोसेंट्रिज्म एक प्रकार की विचारधारा है। इस विचारधारा को किसने चुनौती दी थी? ऑप्शन थे हमारे पास, ऑसवाल्ड स्प्लेंगर, एडवर्ड गिब्बन, वॉल्टेयर या फिर कॉन्ड्रेसेंट। किसने इनको चैलेंज किया था? तो ये चैलेंज किया था ऑसवाल्ड स्प्लेंगर ने। आंसर था इस प्रश्न का ऑप्शन एक। ऑसवाल्ड स्प्लेंगर ये कहते हैं कि यूरोसेंट्रिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसमें वो कहते हैं कि कोई एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के बीच में मिक्सअप कभी नहीं हो सकती। उनका कहना था कि यदि हम किसी संस्कृति को पढ़ रहे हैं तो दूसरी संस्कृति को अलग रख कर की ही उस संस्कृति के बारे में हम पूर्णतः जान सकते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑसवाल्ड स्प्लेंगर। देखो पिक्चरों के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो इस बार उन्होंने पिक्चर्स ही दे दी कि भाई मिलाओ भी इनके निर्देशक कौन कौन है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, देखिए आप मिला सकते हो इनका कि नहीं। एक था जो 1942 में रिलीज हुई थी, फिल्म बनाई गई थी, तो इसको किसने बनाया था? ये सिंधी फिल्म थी, हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर बनाई गई फिल्म थी एकता। ठीक है, 1942 में ये बनी पिक्चर थी। इसको बनाया था जेबीएच वाडिया ने। ठीक है, याद रखिए इसको बनाया था जेबीएच वाडिया ने। सीधा मिलाइए इसको। और अपना देश जो 1949 में बनी थी, भारतीय विभाजन के बाद उत्पन्न समस्याओं को इसमें दर्शाया गया था। अपना देश ये पिक्चर काफी इंपॉर्टेंट थी, वी शांताराम ने इसको बनाया था। ठीक है, इसको सीधा मिलाओ दो के साथ। और ऑप्शन तीन है झांसी की रानी, जो 1953 में बनी थी पिक्चर। ठीक है, लक्ष्मीबाई के जीवन पर ये आधारित थी, रानी झांसी के ऊपर बनाई गई फिल्म थी। सोहराब मोदी ने बनाया था इसको, तो सीधा ही मिलाया हुआ था। और ऑप्शन चार था रैथ, जो 1931 में आई थी। ये अनटचबिलिटी के ऊपर बनाई गई पिक्चर थी, जिसमें अस्पृश्यता पर आधारित बहुत सारे मुद्दों को उजागर किया गया था। तो इसको बनाया था आर एस चौधरी ने। ठीक है, सीधे मिलाए हुए थे। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए का एक, बी का दो, सी का तीन, डी का चार। तो ये था ऑप्शन तीन में। थ्री इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे ये पूछा गया है कि शिवाजी क्या सचमुच कृषि सुधार क्रांतिकारी थे? ठीक है, उनके बारे में स्टेटमेंट थी। शिवाजी ने अपने अधिकारियों को कृषियों के दिन में 2 बार पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। यस, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक थी। ठीक है, स्टेटमेंट बी कहती है कि शिवाजी ने बैल और कृषि उपकरणों को खरीदने हेतु बिना ऋण के लगाई जाने वाली अग्रिम राशि को उपलब्ध करवाया था। जैसे हम लोन प्रोवाइड करवाते हैं ना अभी के समय, वैसा ही उन्होंने भी किया था। ये भी बिल्कुल शिवाजी से संबंधित स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, शिवाजी ने कृषकों को अपना ऋण को 8 से 10 वर्ष में अदा करने की रियायत भी दी थी। यस, ये भी ठीक था। और शिवाजी ने राजस्व का संग्रहण केवल नगद के रूप में किया था। तो ये गलत है, क्योंकि जिस शिवाजी के समय में जो राजस्व संग्रहण होता था, इकट्ठा होता था, वो नगद ना होकर के दूसरी वस्तुओं में भी लिया जाता था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और ये सूचना शिवाजी के द्वारा रामोजी के लिखे हुए पत्र में दी गई थी। यस, ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ए बी सी और ई, ए बी सी और ई, ये था ऑप्शन तीन में। ठीक है, थ्री इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमने यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगा के देखना था। बैटल ऑफ कुदरा बिटवीन निजाम एंड मराठा, मराठों के बीच में कुदरा की लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1795 में। ठीक है, 1795 में। डेथ ऑफ नाना फडणवीस, नाना फडणवीस की डेथ होती है 1800 में। याद रखिएगा, इनके ईयर से इंपॉर्टेंट है। और डेथ ऑफ महाजी सिंधिया, महाजी सिंधिया की डेथ होती है 1794 में, 1794 में। और ट्रेटी ऑफ अमृतसर बिटवीन रंजीत सिंह एंड कंपनी, तो ये तो मैं बहुत बार आपको करवा चुका हूं। तो ये हुई थी 1809 में। द फर्स्ट एंग्लो नेपाल वार, तो एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ था 1814 ईस्वी में, 1814 में। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आएगा सी, फिर ए, फिर बी, फिर डी और ई। तो ये है ऑप्शन चार में। ठीक है, फोर इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राज्यारोहण के बाद जहांगीर ने मेवाड़ पर नियंत्रण को अधिक और मजबूत करने के लिए प्रयास किए थे। ठीक है, हमने देखना है कि कौन कौन से उन्होंने प्रयास किए थे। ठीक, स्टेटमेंट ये कहती है कि जहांगीर ने राजकुमार परवेज को मेवाड़ के राणा के विरुद्ध भेजा था। यस, ये बिल्कुल ठीक है। आगे स्टेटमेंट बी पढ़ते हैं कि जहांगीर ने तुझके जहांगीर में मेवाड़ के राणा को
उनके द्वारा अधीनता स्वीकार करने का उल्लेख किया है। तुझके जहांगीरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहांगीर की जो रचना है उसमें उन्होंने मेवाड़ के जो राणा था उसकी अधीनता के बारे में बिल्कुल मेंशन किया था। तो बी वाज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। मेवाड़ का राणा अमर सिंह ने अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेजने में सहमति व्यक्त की थी। यस, ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट थी। और करण सिंह को जहांगीर के द्वारा 1000 जात 1000 सवार का मनसब प्रदान किया गया था। देखो, करण सिंह के ऊपर काफी मेहरबान थे जहांगीर। उन्होंने 1000 का जात और 1000 का सवार नहीं दिए था, उन्होंने दिया था 5000 का जात और 5000 का सवार। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत थी। जहांगीर ने मेवाड़ राज्य के साथ व्यवहारिक संबंध स्थापित किए थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो केवल 3 स्टेटमेंट ठीक थी, ए बी और सी। तो ए बी और सी थी ऑप्शन 4 में। तो 4 वाज द आंसर। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृति हिस्ट्री एंड ट्रोपोलॉजी, तो हिस्ट्री एंड ट्रोपोलॉजी जो बुक थी ये लिखी थी फ्रैंक एंकर स्मिथ ने। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन 2, फ्रैंक एंकर स्मिथ। निम्नलिखित में से देखना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी, तो पहली ही स्टेटमेंट गलत है। देखो, अशोक ने अपने जो लुम्बिनी की यात्रा उन्होंने जब उनके शासनकाल का 20वां वर्ष चल रहा था ना, तब की थी। ठीक है, ना कि उन्होंने 10वें वर्ष में की थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ गलत थी। बी स्टेटमेंट कहती है कि अशोक का 7वां शिलालेख सभी संप्रदायों के मध्य शैशगुणता का अभिवाचन वकालत करता है। यस, ये बिल्कुल ठीक है। 7वां शिलालेख जो है वो बिल्कुल इसी पर आधारित है। नहीं, रुमनदई जो स्तंभ अभिलेख है उसमें लुम्बिनी जाने के बारे में उन्होंने विवरण दिया है, ना कि बोध गया जाने के बारे में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत थी। तो लुम्बिनी जो रुमनदई स्तंभ अभिलेख है इसके बारे में आपने थोड़ा सा याद रखना है कि जब वह गए थे ना वहां पर, उन्होंने लुम्बिनी में जो कर वगैरह लगता था, पहले कर जो था 1/6 लगता था, उसको घटा करके 1/8 कर दिया था। ठीक है, और इसके बारे में आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए, 2-3 बार ये स्टेटमेंट पूछी जा चुकी है। डी स्टेटमेंट कहती है कि प्रत्येक शिलालेख भिक्षु और भिक्षुणियों को निष्कासन के लिए आग्रह करता है यदि वे संघ में विघटन का प्रयास करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ठीक है, और निगली सागर अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि अशोक अपने शासनकाल के 15वें वर्ष में कोंकण मानसपूत का भ्रमण करते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट थी। बी, डी और ई 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। ए भी गलत है और सी भी गलत है। ठीक है, तो बी, डी और ई ये थी ऑप्शन 3 में। ठीक है, 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित घटनाओं को उनको सही कालक्रम के अनुसार लगाना था। ठीक है, स्टेटमेंट ए में है चीनी जनरल पान चाओ के द्वारा कुषाण राजा को बाहर खदेड़ना। तो ये इनकी डेट्स, इनके ईयर्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 90 एडी में किया गया था, 90 एडी में। ठीक है, याद रखना। और दूसरा है पुलकेशन द्वितीय की मृत्यु, पुलकेशन सेकंड थे, उनकी डेथ के बारे में बहुत बार ये जो हमारी डेट्स है ना, जब भी हम पुलकेशन द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनकी ये वाली डेट्स हमारे सामने आती हैं। तो उनके बारे में आप बार बार पढ़ोगे 642 एडी में, तो आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, और वहीं इत सिंह का नालंदा में भाषण दिया गया था। जब इत सिंह नालंदा में आए थे तो उन्होंने भाषण दिया था, वो दिया था 670 एडी में। ठीक है, और चंद्रगुप्त सेकंड का राज्यारोहण हुआ था, उनके जिनके शासन पर बैठे थे। तो वो कब बैठे थे? वो बैठे थे 375 एडी में, 375 एडी में। तो बुद्धगुप्त का शासनकाल कब तक रहा था? तो बुद्धगुप्त का शासनकाल था 477 एडी से शुरू हुआ था। ठीक है, इसकी मिलाइए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या आंसर होना चाहिए। सबसे पहले आएगा ए, 90 एडी वाला। ठीक है, तो ए इसमें भी है, इसमें तीनों में भी है। ठीक है, ये तो कट जाएगा। तो सबसे पहले आएगा ए, फिर डी, फिर ई, बी और सी। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1। चीन के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक थी? यहाँ पर सही स्टेटमेंट देखनी थी। स्टेटमेंट ए कहती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1701 में पहली बार चीन के साथ व्यापार के लिए संपर्क किया था। यस, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट थी। चीनी सरकार ने इसे कांटन के बंदरगाह नागर से प्रतिबंधित करके इसे नियंत्रण किया था। यस, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट ये भी थी। और चीनी व्यापार अधिकांश सिल्वर चांदी का विनिमय करते थे। यस, बिल्कुल ये भी ठीक थी स्टेटमेंट। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभिक 50 वर्षों में
रेशम और चाय के लाभकारी व्यापार में वृद्धि की थी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक थी। और ई स्टेटमेंट कहती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1701 में चीन के साथ नानकिंग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। देखो, नानकिंग की संधि के साथ हस्ताक्षर तो उन्होंने किए थे क्योंकि उन्होंने 1842 में जो अफीम युद्ध था उसकी समाप्ति की थी 1842 ईस्वी में, ना कि 1701 में। तो ई वाज रॉन्ग स्टेटमेंट हियर। तो केवल 4 स्टेटमेंट ठीक थी, ए बी सी और डी। आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन दो, दो होना चाहिए। ठीक है, टू इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए लिस्ट वन को लिस्ट दो के साथ मिलाइए। काफी आसान क्वेश्चन है ये, आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिद्धखेड़ का युद्ध हुआ था 1758 ईस्वी में। सिद्धखेड़ का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1758 ईस्वी में। उदयगीर का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। दो को मिलाओ आप चार के साथ। और मोती तालाब का युद्ध ये हुआ था, बैटल ऑफ मोती तालाब, ये हुआ था 1771 ईस्वी में, 1771 में। और भोपाल का युद्ध ये हुआ था 1737 में। तो डी को मिलाओ आप तीन के साथ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखो इसको, ए का दो, बी का चार, सी का एक, डी का तीन। तो ये था ऑप्शन दो में। टू इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बुक्स और राइटर के ऊपर फिर से क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ी मुश्किल बुक्स थी। ठीक है, हेमचंद्र राय चौधरी ने कौन सी बुक लिखी थी? दिलीप के चक्रवर्ती की बुक कौन है? एच डी संकलिया, जे डी गोंडा, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी? इनके नाम आपके सामने हैं, मिलाओ इसको, वीडियो को कर लो थोड़ा सा पॉज, फिर मिलाओ इसको। हेमचंद्र राय चौधरी की जो बुक है वो है मटेरियल्स ऑफ द स्टडी ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द वैष्णव टेक्ट्स। ठीक है, तो मिलाओ इसको। ए का होगा ऑप्शन चार। ठीक है, तो दिलीप चक्रवर्ती की रचना है इंडियन एंड आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री, बी का होगा एक। और एच डी संकलिया ने लिखी थी प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन इंडियन एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो मिलाइए आप सी को सीधा दो के साथ। और जेडी गोंडा इन्होंने लिखी थी एक्सपेक्ट ऑफ अर्ली विष्णुइज्म। ठीक है, तो मिलाओ इसको। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होगा ए का चार, बी का एक, सी का दो और डी का तीन। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो ये था ऑप्शन दो में। ठीक है, टू इज आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ये कहता है कि मुगल शासन में राजस्व आंकलन के अनेक तरीके थे। तो जब भी ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स आते हैं तो उसको जरूर अंडरलाइन कर लिया करो। जैसे वह कह रहे हैं कि आंकलन करने के अनेक तरीके थे, तो स्टेटमेंट दो कहती है कि राजस्व आंकलन के महत्वपूर्ण तरीकों में गल्लाबख्शी, बटाई और बाउली थे। तो सबसे पहले आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि अकबर के समय काल के दौरान राजस्व आंकलन करने के बहुत सारे तरीके थे। जैसे 1580 ईस्वी में टोडरमल की सलाह पर अकबर ने दहशाला पद्धति लागू की थी। ठीक है, तो दहशाला पद्धति थी जो वो पूरे भारत में लागू नहीं की जा सकती। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे देश में जो भौगोलिक परिस्थिति है वो एक जैसी नहीं है, क्योंकि हर जगह एक जैसी पैदावार भी भूमि से नहीं होती है। इसलिए हर जगह पर एक ही पद्धति को लागू करना पॉसिबल भी नहीं था। इसलिए उन्होंने जो दहशाला पद्धति है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे नॉर्थ और वेस्ट के जो इलाके थे, जिसमें हिंद, काबुल और कंधार, ऐसे इलाकों पर ये वाली जो गल्ला बटाई और बाहुली नाम की ये जो प्रथा थी, जो आंकलन करने के तरीके थे, ये लागू किए गए थे। और वहीं यदि हम अपने सेंट्रल इंडिया में आते हैं, जहाँ पर हम, जैसे हमारा राजस्थान पड़ता है, तो राजस्थान में उस तरह की पैदावार नहीं होती, जिस कारण वहां पर ये वाली पद्धति लागू नहीं की जा सकती थी। कथन एक यदि सही है ना, तो कथन दो गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन तीन। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर हमने सही कथन देखना था। ठीक है, स्टेटमेंट ये पढ़ते हैं कि महापरिनिर्वाण सूक्त में बुद्ध आनंद को आदेश देते हैं कि वह राजपथों के चौराहों पर उनके पवित्र शरीर के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण करें। बिल्कुल बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब महात्मा बुद्ध जी आनंद को ये आदेश देते हैं, उसके बारे में हमें मेंशन परिनिर्वाण सूक्त में मिलता है कि उन्होंने कहा था कि आप जो हमारे राजपथ हैं उनके चौराहों पर शरीर के अवशेषों के स्तूपों का निर्माण करें। आपको ये भी याद रखना होगा कि महात्मा बुद्ध जी की जब डेथ होती है उसके बाद टोटल कितने स्तूपों का निर्माण किया जाता है? टोटल कितने स्तूप थे? 9 स्तूप। ठीक है, अब ये स्तूप कैसे होते हैं? जैसे अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि पारंपरिक स्तूपों में अर्धगोलाकार गुंबद अंडाकार होते हैं। यहाँ देखिए, ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो हमारा कटोरा नुमा एरिया है, इसको हम स्तूप का गुंबद या फिर अंड कहते हैं। ठीक है, मैं दूसरी स्टेटमेंट में पढ़ते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है ना।
और दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि गुंबद के चारों ओर प्रदक्षिणा पद या फिर परिक्रमा पथ होता है। यस, ये बिल्कुल, यदि आप इसको देखोगे ध्यान से, ये जो स्तूप है, इसके चारों ओर यहाँ पर, यहाँ से लेके जहाँ ये जो घूमने वाला एरिया है ना, ये वाला, ये पूरा प्रदक्षिणा पथ होता था उनका। ठीक है, जैसे मान लो ये प्रदक्षिणा पथ है, और इसके बिल्कुल थोड़े से फासले पर, इसके बीच में, यहाँ पर हम प्रॉपरली दिखाई नहीं देता पिक्चर में, लेकिन यहाँ पर जो जगह होती है ना, इसको हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। यहाँ से आले दुआले हम इसके घूम सकते थे पूरे स्तूप के। ठीक है, सी स्टेटमेंट कहती है गुंबद के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता है, जिसको हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। और प्रारंभिक स्तूपों में जो गुंबद अंडाकार होता है उसको मैंने आपको दिखाई दिया, और ये स्टेटमेंट भी, ए भी बिल्कुल ठीक है। गुंबद के चार पार्श्वों पर चार द्वार होते हैं, जिसे हर्मिका कहा जाता है। चलिए स्तूप में देख ही लेते हैं। देखिए, ये तो हो गया तोरण द्वार इसका। ठीक है, दूसरा ये हो गया दक्षिणी द्वार, और तीसरा ये हुआ, हो गया इसका पूर्वी द्वार। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी इसका उत्तरी द्वार भी होता है। अब ये वाले जो द्वार है, इसको हम हार्मिका नहीं कहते। हार्मिका, ये देखो ना, ऊपर अंड जो है ना, इसका गुबंद जो है, उसके ऊपर एक ये वाली जो संरचना है ना, इसको हम हार्मिका कहते हैं। ठीक है, ना कि इन द्वारों को हर्मिका कहते हैं। तो स्टेटमेंट हमारी वहां पर गलत हो जाएगी। एक्चुअली आपने कभी पढ़ा है कि हर्मिका का क्या काम होता है? जितने भी स्तूप बनते हैं उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे स्तूप जिसके लिए बनाया गया, उसकी राख, उसकी अस्थियों के अवशेष, ये जो हर्मिका है ना, इसमें स्टोर करके रखे जाते थे। ठीक है, हर्मिका के ऊपर ये एक डंडा लगाया जाता है, जिसमें तीन छत्र लगाए जाते थे, एक, दो और तीन, तीन छत्र लगाए जाते हैं। याद रखना, इसकी संरचना आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट में देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहती है कि गोबंद के चारों ओर पार्श्वों पर जो द्वार होते हैं उनको हर्मिका कहा जाता है। तो ये कथन गलत है। ये स्टेटमेंट कहती है कि कनिष्क ने सांची में पगोड़ा का निर्माण करवाया था। देखो, पगोड़ा जो मंदिर है, ये कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। ठीक है, कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। ये कोणार्क मंदिर नरसिंह देव ने बनवाया था। नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था 1250 ईस्वी में। जो समुद्री यात्रा से यात्रा करने वाले तीर्थ यात्री आते थे, वो जो सूर्य देव का मंदिर है, कोणार्क मंदिर, और इस मंदिर पे जब जाते थे, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, और इस मंदिर में जब जाते थे, वहां पर जाके इस मंदिर को वह पगोड़ा मंदिर कहते थे। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव फर्स्ट ने, कनिष्क ने नहीं करवाया था, जो सांची में। ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। इस प्रश्न के तीन स्टेटमेंट ठीक थे, ए, बी और सी। डी और ई गलत है यहाँ पर। तो आंसर क्या था? ऑप्शन एक। अकबर के शासनकाल के दौरान चेला निम्नलिखित में से किसको संबंधित थे? हरम के प्रहरी, सैन्य सेनापति, या फिर दासों का दस्ता, और या फिर जागीरदार, किसको कहा जाता था चेला? ठीक है, इसके बारे में ज्यादा करके हमें जा तो जो हमारे ब्रिटिश राइटर हैं टॉड, उन्होंने इस शब्द के बारे में बताया था, जिसका मतलब होता है दास, दासों का दस्ता। ठीक है, और या फिर इसके बारे में हमें अबुल फजल की कुछ लिखित जानकारी वहां से पता चलता है कि उन्होंने दासों की जो आर्मी होती है, दासों का जो दस्ता होता है, उसको चेला कह के संबोधन किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन तीन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द क्रोनेशन सेरेमनी ऑफ शिवाजी? शिवाजी का जब राज्याभिषेक हो रहा था, तो उस समय वहां पर कौन उपस्थित नहीं था? गाग भट्ट, जीजा भाई, हेनरी ऑक्सैंडन, और या फिर प्रताप राव गुजर, कौन वहां पर उपस्थित नहीं था? थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था। देखो, 6 जून 1674 ईस्वी को, 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। ठीक है, और जब शिवाजी का राज्याभिषेक होने लगता है, तो उस समय वहां के जो ब्राह्मण लोग थे, वो उसका राज्याभिषेक करने से मना कर देते हैं। अब ये स्टोरी आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। ठीक है, वो राज्याभिषेक करने से मना कर देते कि भाई हम इसका राज्याभिषेक नहीं करेंगे, क्योंकि वो मानते थे कि ये जो शिवाजी हैं, ये उच्च कुल से संबंधित नहीं है, इसलिए वो उसका मना ही कर देते कि हम आपका राज्याभिषेक नहीं करेंगे। तो उस समय उनका जो राज्याभिषेक करते हैं, वो करते हैं गाग भट्ट। ठीक है, ये एक ब्राह्मण होते हैं, जी, उस समय उनका राज्याभिषेक करते हैं। तो ये तो वहां पर उसके राज्याभिषेक में जो राज्याभिषेक ही कर रहा था, वो तो वहां पर शामिल होगा ही। तो ऑप्शन एक तो बिल्कुल यहाँ पर शामिल थे। जीजाबाई उनकी माता थी, वो भी वहां पर शामिल थी। और हेनरी ऑक्सेडन, जो ब्रिटिश दूत थे, ठीक है, ये भी वहां पर मौजूद थे। ठीक है, जो प्रताप राव गुर्जर थे, ये वहां पर शामिल नहीं थे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये प्रताप राव गुर्जर कौन थे जो उसके राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुए थे? इतनी इंपॉर्टेंट इवेंट हो रही है और वहां पर वो शामिल नहीं थे। प्रताप राव गुर्जर जो थे, ये जो शिवाजी थे उसके सेनापति हुआ करते थे। ठीक है, एक युद्ध होता है
24 फरवरी 1674 ईस्वी को सलीहर का युद्ध, और इस युद्ध में ये प्रतापराव गुर्जर मारे जाते हैं। कब मारे जाते हैं? 24 फरवरी को ये युद्ध होता है। जो राज्याभिषेक होता है वो होता है जून मंथ में, तो इसलिए प्रतापराव गुर्जर उस राज्याभिषेक में शामिल नहीं थे। तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन 4। महात्मा गांधी दिल्ली और पंजाब में सत्याग्रह आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए 8 अप्रैल 1919 को बम्बई से प्रस्थान करते हैं, किंतु वे किस स्थान पर ट्रेन से बाहर निकाल दिए जाते हैं और वापस मुंबई को लौटा दिया जाता है? पलवल, दिल्ली, मेरठ या फिर अमृतसर? देखो, अमृतसर में जो सत्याग्रह आंदोलन हो रहा था उस समय, उसको प्रोत्साहित करने के लिए महात्मा गांधी जी निकल तो पड़ते हैं, ठीक है, तो रास्ते में उनको रोक लिया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा रोक करके उनको ट्रेन से ही उतार लिया जाता है। तो वो उतारा जाता है उनको पलवल से। 10 अप्रैल को उनको वहां पर पलवल में उतार लेते हैं 1919 को। यहाँ से देखो, यहाँ से जो थ्योरी बनती है आगे, 10 अप्रैल के बाद जैसे ही लोगों को ये पता चलता है कि महात्मा गांधी को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, तो पंजाब में और भी जुलूस और भी सत्याग्रह बहुत उग्र रूप ले लेता है। और इसी उग्र रूप का नतीजा है कि बाद में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है, ठीक है। अब ये पलवल में जब उतर जाते हैं तो वहां पर एक आश्रम का निर्माण भी करते हैं, महात्मा गांधी सेवा आश्रम, उसका नाम रखा जाता है महात्मा गांधी सेवा आश्रम। जो पल्लवल वाला जो महात्मा गांधी सेवा आश्रम है, इसकी नींव कौन रखते हैं? इसकी नींव रखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये इसकी नींव रखते हैं। याद रखना, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, हमने इन कथनों को पढ़ना है। कथन ये कहता है कि प्राचीन भारत में नाट्यशाला में मंच के पृष्ठ भाग में स्थित पर्दे को यवनिका कहा जाता था। अब यहाँ पर ये देखो, उन्होंने दिसंबर 2022 का जो क्वेश्चन पेपर पूछा था, वहां पर भी यवनिका किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आपको याद होगा यदि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है तो, ठीक है, तो बिल्कुल उसका पर्दे के लिए ही प्रयोग किया जाता था। आप याद रख लेना ये चीज। देखो, क्वेश्चन यूजीसी यहाँ से बार बार बनाता है, स्टेटमेंट थोड़ा सा उन्होंने घुमाई है, लेकिन क्वेश्चन को फिर से वहीं से फ्रेम किया है। भारत में यूनानियों को अल्प अर्थ में प्राय इसी रूप में जाना जाता था। बिल्कुल करेक्ट कथन है, क्योंकि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था ना 326 ईस्वी में, 326 बीसी में, ईस्वी में नहीं बीसी में, तो उस समय क्या हुआ था कि झेलम नदी के तट पर जब वे बैठ गए तो वहां पर उन्होंने हास्य नाटक का मंचन किया था। जैसे मान लो स्टेज बनाई है, स्टेज के बीच में पर्दा लगाया ना, उस पर्दे को यवनिका कहा जाता था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। प्राचीन काल के ज्ञात नाटकों में अब जो नाटक टुकड़ों में उपलब्ध हैं, वे अश्व घोष द्वारा लिखित नाटक की पांडुलिपि हैं, जिसे मध्य एशिया में मारुस्थल में पाया जाता है। यस, बिल्कुल, ये भी कथन बिल्कुल ठीक था, दोनों कथन बिल्कुल ठीक थे। तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन 1। बैद्रीलाड के लिए उत्तर आधुनिकतावाद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बैद्रीलाड एक फ्रांस के रहने वाले सोशियोलॉजिस्ट, फिलोसफर और पोएट थे, ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1929 में, 1929 में, और इनकी डेथ होती है 2007 में, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज में था ये। और बैद्रीलाड जो थी, ये पोस्ट मॉडर्निज्म पर इनकी सभी रचनाएं हैं, क्योंकि ये सोशियोलॉजिस्ट थे, फिलोसफर थे, पोएट भी थे, तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी की सारी इनकी पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर आधारित हैं और सिमुलेशन से संबंधित हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन 4, ठीक है, 4 वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुगल स्थापत्य कला के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जब हम मुगल आर्किटेक्चर को पढ़ रहे होते हैं तो उसकी जितनी भी विशेषताएं हैं, जितनी भी उसकी कैरेक्टराइजेशन है, उसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होगा। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि मुगल सल्तनत काल में स्थापत्य के मेहराब, गुंबद, मेहराबदार, छत मुगल शैली में समाविष्ट किए गए थे। यस, ये तो बिल्कुल ठीक है। बी स्टेटमेंट कहती है कि प्रांतीय शैलियों में तत्व जो मुगल संरचना का हिस्सा बनाया गया था, बिल्कुल ये भी सही है। जो प्रांतीय शैलियां थी उसमें भी मुगल शैलियों का, मुगल संरचना का उसको हिस्सा बनाया गया था। बी वाज आल्सो करेक्ट। सी स्टेटमेंट कहती है कि अधिवृत्तीय गुंबद पैतरा द्वारा आयताकार भाग से विशिष्ट मध्य एशियाई और दक्षिणी पूर्वी एशियाई शैलियों भी मुगल शैली की घटक बनी। तो ये स्टेटमेंट गलत थी, ठीक है। डी स्टेटमेंट कहती है कि फतेहपुर सीकरी का महल इस प्रकार की शैली का बेहतरीन स्थापत्य नमूना है। यस, बिल्कुल, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। ई स्टेटमेंट कहती है कि मुगल स्थापत्य चापाकार शैली का प्रदर्शन था।
तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। केवल यहाँ पर ए, बी और डी स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन 4, ठीक है, 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके शासन काल के काल के अनुसार हमने लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं। सबसे पहले आएंगे कोकल। सबसे पहले कोकल आएंगे 845 ईस्वी से लेकर के 890 ईस्वी तक, ठीक है, इनका शासन काल था, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं शंकरगण। शंकरगण का समय काल था 890 से लेकर 910 ईस्वी तक, ठीक है, 890 से 910 एडी तक, ठीक। और तीसरे नंबर पर आते हैं ऑप्शन डी, बालहर्ष, ठीक। बालहर्ष का ये कहते हैं कि बहुत छोटी सी उम्र के ये शासक बने थे। इसका समय काल कुछ दिनों का ही था, तो वो एग्जैक्ट डेज भी नहीं पता है। बालहर्ष शंकरगण के बाद आते हैं, ठीक है, थर्ड नंबर पर। और चौथे नंबर पर आते हैं लक्ष्मण राज, ठीक है, जो लक्ष्मण राज द्वितीय हैं, ये आते हैं 945 एडी के बाद, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आते हैं युवराज द्वितीय, ये सबसे लास्ट में आते हैं, ठीक है। तो इसकी क्रोनोलॉजी यदि हम लगा के देखेंगे, सबसे पहले सी आएगा, बी, डी, ए और ई। आंसर होगा ऑप्शन 1। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, हमने यहाँ पर देखना है कि कौन सा गलत है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यस, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859 में आया था, ये तो बिल्कुल ठीक था। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम संविदा कानून कहते हैं, ये 1872 में आया था, यस, ये भी ठीक है। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1863, विशिष्ट राहत अधिनियम, ये 1863 में नहीं आया था, ये गलत है, ये आया था 1877 में, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन 4। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप वीडियो पॉज करो, मिलाओ इसको, इसका आंसर क्या होना चाहिए। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ हमने मिलाना है, ठीक है। चलो मिलाओ इसको। दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध होता है 1878 ईस्वी में, ठीक, याद रखना इसके बारे में। ये होता है शेर अली खान और ब्रिटेन, जो ब्रिटेन के लोग थे उनके साथ, ठीक है। तीसरा एंगल बर्मा युद्ध होता है 1885 में। तीसरा एंगल बर्मा युद्ध होता है 1885 में। 1879 में गडमंक की संधि होती है, जो ब्रिटिश भारत और अफगान शासकों के बीच में होती है, गडमंक की संधि, ठीक है, 1879 में। और 1872 में होता है कूका विद्रोह, कूका आंदोलन। बालक सिंह इसका नेतृत्व करते हैं, और उनके जो गुरु होते हैं वो होते हैं राम सिंह। इसके बारे में भी एक क्वेश्चन पहले इसी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सीधे मिलाए हुए थे, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो यहाँ देखिए कोड में क्या आंसर है इसका, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ये था ऑप्शन 3 में, ठीक है। 18वीं शताब्दी में एशिया में भारतीय निर्यात का अभी मुख्य कारण प्रत्यक्ष तरीकों से परिवर्तित हुआ था। तो यहाँ देखना है कि कौन से कारण रहे होंगे, ठीक है। स्टेटमेंट ये कहती है कि पूर्व में निर्यात व्यापार का अभी मुख्य कारण पूर्वी एशिया की ओर था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि उस समय जो व्यापार का अभी मुख्य कारण पूर्व एशिया ना होकर पश्चिमी एशिया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत थी। इन परिवर्तनों के पीछे का निहित कारक भारतीय मुगल साम्राज्य में व्यापक भारी संकट था। बिल्कुल, आप ये मान के चलो कि पहले मुगलों का शासन चल रहा था, तो उस समय व्यापार बहुत अच्छा था। जैसे ही ब्रिटिशरों की एंट्री होती है, तो कुछ भारतीय लोग ब्रिटिशरों के साथ मिलकर व्यापार करने लग जाते हैं, तो जिस कारण जो भारतीय मुगल थे उनमें काफी ज्यादा संकट देखा गया था। तो बी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। व्यापार के पारंपरिक केंद्रों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो ये कथन भी बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उस कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। और भारतीय प्रशासन के सीमा शुल्क परिलेखों से इसके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। वैसे तो हमें जो हमारे लिटरेचर है, हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं इतिहास के, उसमें कुछ भी ऐसा हमें कहीं मिलता नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत मान सकते हैं। मुंबई, मद्रास और कोलकाता व्यापार के नए केंद्रों के रूप में उभर कर सामने आए थे। बिल्कुल, जैसे ही जब चाइना के साथ व्यापार होने लग गया, जो ब्रिटिशर की एंट्री हुई, उसके बाद उन्होंने बम्बई, मद्रास और कोलकाता को व्यापारिक केंद्रों के तौर पर स्थापित किया था। तो ई स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। तो यहाँ पर केवल बी, सी और ई स्टेटमेंट ठीक थी। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन 3। नायक स्थानीय सेना प्रमुख होते थे, जिन्हें विजयनगर में मुख्य राजनीतिक व्यक्ति माना जाता था, ठीक है। तो हमने देखना है कि इनको मुख्य राजनीतिक व्यक्ति क्यों माना जाता था, ठीक है। नायकों को विजयनगर के राजा के द्वारा भूमि अधिकार स्वीकृत किया जाता था, जिसका वह भूमि अधिकार रखते थे। यस, ये बिल्कुल ठीक कथन था, इसीलिए उनको
राजनीतिक व्यक्ति माना जाता था। ठीक है। बी स्टेटमेंट कहती है कि नायक साम्राज्य की सभी भूमि के स्वामी होते थे। यस, ये भी बिल्कुल ठीक है। और वर्ष 1665 तक नायक विजयनगर के राजाओं के निर्णयों पर पूर्णतः निर्भर होते थे। इसके बाद उन्हें अर्थ स्वतंत्र अधिकार दे दिए गए थे। तो ये कथन भी बिल्कुल ठीक था। जब आमरण के अंतर्गत विजयनगर का 75% राज्य था, तो नायक अतिरिक्त सैन्य कार्यविधि के साथ सामंत के रूप में कार्य करते थे। तो ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। और नायकों ने बहमनी राज्य में अफ्रीकी और दक्षिणी कुलीनों के साथ भी युद्ध किया था। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत थी। तो ए, बी, सी और डी स्टेटमेंट ठीक थी। तो आंसर था ऑप्शन एक। लिस्ट वन को लिस्ट दो के साथ हमने मिलाना था। ठीक है, लिस्ट वन में शासक हैं, लिस्ट दो में वो कौन से राजवंश के साथ संबंधित हैं। ठीक है, मिलाइए इसको। जो बृहस्पति थे, ये थे कारकेट वंश के शासक। ठीक है, तो ए को मिलाओ ऑप्शन चार के साथ। और गोविंद तृतीय, इनका समय काल था, समय काल इनका इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। ये थे 793 ईस्वी से 94 तक, लगभग एक साल इन्होंने शासन किया था, गोविंद तृतीय जो थे। ठीक है, तो ये एक राष्ट्रकूट शासक थे गोविंद तृतीय। और बेतवन जो थे, इनका समय काल लगभग माना जाता है 1000 ईस्वी से शुरू होता है, लगभग 1000 ईस्वी से, और 30 साल तक ये शासन करते हैं। और ये एक काकतीय वंश के शासक हुआ करते हैं, बेतवन। ठीक है, लाओ इसको। और जो सिंह विष्णु है, 575 एडी से इनका समय काल शुरू होता है, 575 एडी से, और लगभग 600 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। ठीक है, ये पल्लव शासक थे। तो मिलाओ इसको, क्या आंसर होना चाहिए। तो आंसर होगा यहाँ पर ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो ये था आंसर ऑप्शन ऑप्शन दो में। ठीक है, टू इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्राचीन भारतीय वैदिक काल से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्टली हमने बुक्स में इसके बारे में बहुत कम पढ़ते हैं। राजसूय यज्ञ क्या है, अश्वमेध क्या है, वाजपेयी क्या है, देव यज्ञ क्या है, हम इन यज्ञों के बारे में तो अक्सर पढ़ते हैं। लेकिन इसमें एक आभूषण अर्पण का उत्सव मनाया जाता है, जिसे हम रत्नवंशी कहते हैं। ठीक है, ये कौन से यज्ञ के साथ संबंधित था। देखो, जो रत्नवंशी आभूषण अर्पण करने का एक उत्सव होता है, जिसमें आभूषण अर्पण किए जाते हैं। ये संस्कार जो था, ये प्राचीन काल में जो राज सूर्य यज्ञ होता था, उसके साथ संबंधित था। ठीक है, राज सूर्य यज्ञ माना जाता है कि पूरा साल, हर साल होता था राज सूर्य यज्ञ। इसमें क्या होता था कि जो राजा होता है, वो अलग अलग दिन अपने रत्न लेता है और घर घर में जाता है। घर घर में जाकर के वो रत्न जो है, वो किसी देवी देवता को समर्पण करता है। ठीक है, उनको दान करता है। ठीक है, उनको बाद में आके यज्ञ में उसी देवता से संबंधित आहुति भी देनी पड़ती है। तो इसको आभूषण अर्पण का उत्सव कहा जाता है। रत्नवंशी एक प्रकार का आभूषण अर्पण का उत्सव होता है। ठीक है, ये राजसूय यज्ञ के साथ संबंधित था। तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन एक। किसने कहा था कि मैं अपने देश को अपनी माता मानता हूं, मैं उसे प्रेम करता हूं, मैं उसकी पूजा करता हूं। अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर रास बिहारी बोस, किसने कहा था। वीडियो को कर लो पॉज, जल्दी से सोचो क्या था इसका आंसर। तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन एक, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष कहते हैं, वे क्रांतिकारी दार्शनिक थे अरविंदो घोष। उन्होंने लिखा है कि मैं अपने देश को अपनी माता और मानता हूं, और उसे प्रेम भी करता हूं और उसकी पूजा करता हूं। ठीक है, न्याय प्रवेश तर्कशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखिए। ऐसे जो राइटर्स, ऐसे जो बुक्स आती हैं, जो शास्त्र आते हैं, उनके राइटर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है यूजीसी। तो न्याय प्रवेश तर्कशास्त्र जो था, इसके लेखक थे शंकरा स्वामी, उन्होंने लिखा था इसको। ठीक है, और बाद में जब 647 एडी में जब भारत में ह्यून सांग आते हैं ना, ह्यून सांग जब भारत में आते हैं, तो बाद में इसका वो चीनी भाषा में अनुवाद भी करते हैं। तो याद रखना, ये आपकी लैंग्वेज भी पूछी जा सकती है। जो न्याय प्रवेश तर्कशास्त्र था, इसका चीनी भाषा में अनुवाद किया था ह्यून सांग ने। ठीक है, कई बार तमिल भाषा, ऐसी भाषा आ जाए तो आपको उसमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो चीनी भाषा में उन्होंने इसका अनुवाद भी किया था। इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन एक। क्वेश्चन काफी इन डेप्थ पूछा गया था। दिसंबर 1856 में विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 जो उस समय ये पारित हुआ था, उसके अंतर्गत जो पहला विधवा पुनः विवाह हुआ था, उसका समारोह कहाँ पर हुआ था, किसके घर पर हुआ था। हरीश चंद्र मुखर्जी, उमेश चंद्र मित्रा, जयकृष्ण चटर्जी या फिर राजकृष्ण बंदोपाध्याय। तो 1856 में जब पहला विधवा पुनः विवाह होता है, वो होता है राजकृष्ण बंदोपाध्याय के आवास पर। तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन चार।
तो गंजे सवाई शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बाजार, तोप, जहाज या प्रशासनिक पद। गंजे सवाई शब्द का जो प्रयोग किया जाता था वो जहाज के लिए किया जाता था, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन 3। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्रांतिकारियों के चरणों के बारे में सही है? यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे उनसे संबंधित कौन सा कथन सही है, ये देखिए आप। अलोकप्रिय अंग्रेज अधिकारियों की हत्या अधिकारी वर्ग के बीच में भय उत्पन्न करने के लिए हत्या की जाती थी। यस, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक थी। और अलोकप्रिय अंग्रेज अधिकारियों की हत्या लोगों का डर और निष्क्रियता को समाप्त करने के लिए की जाती थी। यस, ये भी बिल्कुल कथन ठीक था। और अलोकप्रिय अंग्रेज अधिकारियों की हत्या राष्ट्रीय की भावना जगाने के लिए की जाती थी। यस, ये भी बिल्कुल ठीक था। और राष्ट्रवादी समाचार पत्र युगांतर के आह्वान किया कि बल को बल से ही रोका जाना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल कथन ठीक था। और इस स्टेटमेंट कहती है कि मद्रास में भारत माता एसोसिएशन के वांची अय्यर ने एक अधिकारी की हत्या की जो गरम दल का नेता था। चिदम्बरम पिल्लई की गिरफ्तारी का विरोध कर रही भीड़ पर गोली चलवाने का उसे जिम्मेदार माना गया था, तो ये कथन गलत था। इसमें केवल 4 स्टेटमेंट ठीक थी, ए, बी, सी और डी। तो इसका आंसर था ऑप्शन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा नरम दल की मांगे थी? जो हमारा नरम दल है, एक तो गरम दल है, एक नरम दल है, 2 दल आपने पढ़े होंगे। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका नहीं, जो नरम दल थे, ठीक है, उनकी कौन कौन सी मांगे थी? ठीक है, उदारवादी गुट जो जिसे हम कहते हैं। तो ये उदारवादी गुट कब ज्यादा पैदा हुआ था? जैसे 1885 में हमारी कांग्रेस का निर्माण होता है, उसके बाद 1905 में जब जाकर के बंगाल विभाजन होता है ना, तो वहां पर नरम दल और गरम दल एग्जिस्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। जो नरम दल थे उनके कौन कौन से प्रशासनिक अधिकार थे, कौन कौन सी उनकी मांगे थी? जैसे उन्होंने पहली मांग उनकी थी जो प्रांतीय काउंसिल है उसका गठन किया जाए, ठीक है। आपको थोड़ी सी याद रखनी होगी, इनकी कम से कम 7-8 के आसपास उनकी जो मांगे इंपॉर्टेंट थी। एक तो थी प्रांतीय काउंसिलों का गठन करना चाहिए, और दूसरी इंडियन सिविल सर्विसेज जो आईसीएस है उसकी परीक्षा का इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी होनी चाहिए। न्यायपालिका और कार्यपालिका को दोनों को अलग अलग करना चाहिए, एक उनकी ये भी डिमांड थी। और शस्त्र अधिनियम जो था उसको रद्द कर दो, ठीक है। सेना में भारतीयों को कमीशन अफसर के तौर पर नियुक्त करो, क्योंकि उस समय, उससे पहले तो भारत में जो कमीशन अफसर थे वो सारे ब्रिटिशर ही थे। उनकी जो डिमांड थी कि जब भारत में सेना रखी है तो यहाँ पर भारतीय कौन सा अफसर नहीं बन सकते, तो उनकी ये भी डिमांड थी, ठीक है। जो उनकी एक और डिमांड थी कि जो सैनिकों के ऊपर आप खर्चा कर रहे हो ना, वो कम करो। और सातवीं सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड उनकी यह थी कि भारत के सभी जो भूमि के संबंधित जो स्थायी बंदोबस्त है उस प्रचलन को स्थापित किया जाए, लागू किया जाए, ठीक है। तो यहाँ स्टेटमेंट पढ़ते हैं कौन कौन सी है। भारत और इंग्लैंड में आईसीएस परीक्षा के साथ परीक्षा करना, ये तो था। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये भी था। और शस्त्र अधिनियम को रद्द करना, ये भी था। और सैन्य विभाग को वृद्धि नहीं, जैसे मैंने आपको पहले कहा, उन्होंने कहा उसको कम किया जाए, तो डी गलत था। और सेना में कमीशन प्राप्त पदों पर भारतीयों की नियुक्ति होनी चाहिए, ये भी उसका एक प्रावधान था। तो यहाँ पर 4 थे, ए, बी, सी और ई, तो ये था ऑप्शन 1 में, ठीक है। वन वाज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था, ठीक है। जो बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जनवरी 1956 ईस्वी को, 19 जनवरी 1956 को, आजादी के बाद, ठीक है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 19 जून, ये 19 जून को आया था। वो पहला जनवरी को आया था, ये जून को आया था, जून 1956 ईस्वी को। पहला भी 1956 को आया था, ये भी 1956 को ही आया था। जो वजन भार की मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1 अक्टूबर 1958 ईस्वी को, ठीक है। 1 अक्टूबर 1958 को। यूएसए के राष्ट्रपति दिल्ली में आए थे, कब आए थे? वो आए थे 9 से 14 दिसंबर 1959 को, ठीक है। 9 से लेकर 14 दिसंबर 1959 को, ठीक है। और अफ्रीकी एशियाई जो थे उनके सम्मेलन कब होते हैं? नई दिल्ली में उसकी बैठक होती है 18 से 25 जनवरी 1961 को, ठीक है। याद रखिए, इसके बारे में आपको नोट कर लेना। 18 से 25 जनवरी 1961 को होती है, ठीक है। तो इसकी क्रोनोलॉजी मिलाइए, सीधे मिलाए हुए थे उन्होंने, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन 1, ठीक है। वन वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुतुबन, मौलाना दाऊद, केशवदास, भूषण त्रिपाठी, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी? ठीक है, तो मिलाइए इसको। कुतुबन की जो रचना है, देखो सूची 2 में जो है कुतुबन है, और सूची 1 में उनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं। जो कुतुबन ने लिखा था मृगावती को, ठीक है। कुतुबन ने लिखा था मृगावती को।
उसके बाद मौलाना दाऊद जो थे, इन्होंने लिखी थी चंद्रयान। ठीक है, इन्होंने लिखी थी चंद्रयान। और केशवदास की रचना है कवि प्रिया, ये उनकी रचना है। और भूषण त्रिपाठी ने लिखा था शिवराज भूषण। ठीक है, नाम से ही जैसे पता चलता है ना, भूषण लगा है तो यहाँ पर सीधा भूषण लगा, भूषण के साथ अटैच करके देखो क्या आंसर बनता है। चार, चार बी का चार, तो बी का चार किस में है, केवल इसी में है ना, ऑप्शन दो में। तो दो ही सीधा आंसर था इसका, यदि आप ऐसे तुक्का भी लगाते तो हो जाता। ठीक है, लेकिन आपने याद करना है। कुतुबा ने लिखी थी मृगावती, मौलाना दाऊद की चंद्रयान रचना थी, और केशवदास ने कवि प्रिया लिखा है, और भूषण त्रिपाठी ने शिवराज भूषण लिखा था। ठीक है, तो आंसर था इस प्रश्न का ऑप्शन दो। प्रशासनिक इकाई वें थे निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखो, जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है ना, तो आपने देखा होगा कि विजयनगर साम्राज्य में काफी प्रांत थे। कुछ प्रांत जो थे तेलुगु भाषा के थे, कुछ तमिल भाषा के थे, कुछ कन्नड़ भाषा के थे। तो ऐसे भाषाओं में उन्होंने विभाजित कर रखा था उसको। तो हर इलाके में, जैसे मान लो एक एरिया है जहां पर किसी एरिया को प्रांत कहते हैं, उसको दूसरे एरिया में जाकर किसी और भाषा में बोला जाता था। ठीक है, तो जैसे प्रांत के लिए मंडला शब्द का यूज होता था, ठीक है, चावड़ी का प्रयोग होता था। तो ऐसे ही कुछ प्रांत, जैसे तमिल भाग में जो प्रांत थे उनको वेंथे कहा जाता था। तो नायडू की अपेक्षा उच्च क्षेत्रीय जो प्रभाग था उसको वेंथे कहा जाता था। समझ गए ना आप। निम्नलिखित में से किसने गोला नायक एक संगीतज्ञ था, संगीतकार था, उसको उत्तर भारत में आमंत्रित किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, राणा सांगा। मुश्किल क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, उत्तर भारत में आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो होता है ना, मलिक कफूर, जब वह जाता है उत्तर भारत में, उसके साथ एक उसका वो भी जाता है, उसका नाम था अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को ये जो गोपाल नायक होता है ना, गोपाल नायक, इसको गोला नायक भी कहा जाता है, ये वहां पर मिल जाता है। अमीर खुसरो काफी प्रभावित हो जाता है। तो उसके बाद जब वे वापस आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास, तो अमीर खुसरो उनको बताते हैं कि जो गोपाल नायक है, जिसको हम गोला नायक कहते हैं, ये बहुत अच्छा संगीतज्ञ है और संगीतकार भी है। तो उसके बाद जो सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, उसको अपने दरबार में बुलाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन एक। ठीक है, नीचे तो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों को पढ़ते हैं। कि कथन एक कहता है कि कस्तूरबा गांधी की फरवरी 1944 में आगा खां पैलेस में मृत्यु हो गई थी। तो बिल्कुल सही बात है, 22 फरवरी 1944 को, 74 ईयर के थे उस समय ये कस्तूरबा गांधी, उनकी आगा खां पैलेस में मृत्यु हो जाती है। तो स्टेटमेंट ये तो बिल्कुल ठीक थी। कथन दो कहता है कि महात्मा गांधी को यंग इंडिया नामक पत्रिका में 3 लेख को लिखने के कारण राजद्रोह के आरोप में दोषी माना गया था। ठीक है, तो ये भी कथन बिल्कुल ठीक है, और बाद में उनको 6 वर्ष का कारावास भी होता है। ठीक है, तो दोनों कथन ठीक थे, इसके आंसर था ऑप्शन एक। ठीक है, सूची एक को सूची दो के साथ मिलाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन प्राचीन काल से पूछा था। और प्राचीन काल में भी जो पुरा स्थल हैं, वो कौन कौन से अभी के समय में जो हमारे वर्तमान में एरिया है, कहाँ पर वो स्थित है। जैसे तेकलकोटा, तकाली हाता, जखेरा, गिलुंड, ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, देखो जो तेकलकोटा है ये बेल्लारी जिला में पड़ता है, कर्नाटका में। ठीक है, इसको मिलाओ आप मेरे साथ। तेकलकोटा कर्नाटका में मिलता है। ठीक है, और तकाली हाता जो था, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, याद रखिए इसके बारे में, महाराष्ट्र में पड़ने वाली ये जगह है। जखेरा आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जखेरा आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और गिलुंड, गिलुंड इंपॉर्टेंट है भाई, राजसमंद जिला पड़ता है राजस्थान का। गिलुंड याद रखना, 2-3 बार ये रिपीट हो चुका है गिलुंड। तो इस प्रश्न का उत्तर में लाइए क्या होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो ये होगा ऑप्शन एक में ही है। ठीक है, तो 1 इज आंसर। नीचे जो कथन दिए गए हैं दोनों को पढ़ते हैं। कथन क्या कहते हैं कि वेलार विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों के द्वारा सैन्य अनुशासन के बहाने के अंतर्गत भारतीय सैनिकों को ईसाई बनाने में अंग्रेजों का निर्लज्ज प्रयास था। तो ये बिल्कुल कथन ठीक है, बिल्कुल सही कथन है। सिपाहियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने हेतु भारतीयों के द्वारा अपनाई गई सिर पर पहने जाने वाला जो वस्त्र था, उसके रूप में उनकी पारंपरिक पगड़ी को बदल देने के आदेश भी दे दिए गए थे। तो ये भी कथन बिल्कुल ठीक था, दोनों कथन बिल्कुल सही थे। तो आंसर था इस प्रश्न का ऑप्शन एक। निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथ पर कैयत ने टीका लिखा था। ठीक है, जो कैयत राइटर थे, इन्होंने उसके ऊपर टीका लिखा था। किस एक ग्रंथ पर लिखा था। महाभाष्य पर लिखा था, अष्ट अध्यायी, निरुक्त, चतुष्टका, किस पर उन्होंने टीका लिखा था। देखो, पाणिनि ने एक अष्ट अध्याय लिखा था। ठीक है, अष्ट अध्याय के ऊपर सबसे पहले पतंजलि ने महाभाष्य नामक टीका लिखा था।
ठीक है, सबसे पहले महाभाष्य नाम पतंजलि ने लिखा था, पतंजलि ने टीका लिखा था अष्टाध्यायी पर, उसका नाम था महाभाष्य। और इसके बाद महाभाष्य के ऊपर सबसे पहले टीका लिखा था भर्तहरि ने। ठीक है, भर्तहरि ने महाभाष्य के ऊपर टीका लिखा था, और महाभाष्य के ऊपर फिर से कैत ने भी टीका लिखा था। तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन एक, महाभाष्य एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर कैत ने टीका लिखा था। और ये जो महाभाष्य है ये पतंजलि के अष्ट अध्यायी के ऊपर लिखा गया एक टीका था। तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन एक। मशरूत शब्द का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शर्त श्रेणी, अस्थाई श्रेणी, वंशोगणित श्रेणी, केवल शाही राजकुमारों के लिए आरक्षित श्रेणी का शब्द प्रयोग किया जाता था। मशरूत एक प्रकार का जो शर्त श्रेणी होता था ना, इसके लिए प्रयोग होने वाला जो टर्म हुआ करती थी। ठीक है, तो ये मशरूत काफी मनसब प्रणाली के साथ संबंधित ये शब्द है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन एक। जो 1930 में कराची में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो वहां पर कुछ संकल्प लिए जाते हैं। ठीक है, हमने देखना है कि कौन कौन से संकल्प उन्होंने लिए थे। ठीक, पहला स्टेटमेंट है कि लोकप्रिय मौलिक अधिकारों का आश्वासन। ठीक है, ये तो उनका संकल्प था। जनता के सभी वर्गों में जातिगत और धार्मिक कमियों को दूर करना था, जैसे ये भी बिल्कुल उनका था। और भाषाई आधार पर भारतीय प्रांतों की स्थापना करना, तो ये भी उनका संकल्प था। नमक कर को स्वीकार करना, नहीं तो नमक कर को तो स्वीकार उन्होंने किया ही नहीं था ना, उसके लिए तो विरोध कर रहे थे वो, तो ये गलत था, उनका संकल्प नहीं था ये। कामगारों के विशेष अधिकारों जैसे वैतनिक अवकाश का संरक्षण करना, तो ये भी बिल्कुल ठीक था। तो ए बी सी और ई होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर, ए बी सी और ई, तो ये था ऑप्शन चार में। ठीक है, फोर इज आंसर दिस क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पढ़ते हैं इनको। कथन एक कहता है कि अल्लोरा स्थित कैलाश मंदिर भारतीय शैलकृत स्थापत्य कला की कलाकृति और कारीगरी के कारण एक अनुपम स्मारक है। तो ये बिल्कुल ठीक है भाई, अल्लोरा का जो कैलाश मंदिर है वो बिल्कुल इसी संरचना से संबंधित है। और कैलाश मंदिर का निर्माण 50 मिलियन टन से अधिक चट्टान को काटकर बनाया गया था, जो उस क्षेत्र के ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्र से लिया गया था। तो ये भी कथन बिल्कुल ठीक है, दोनों कथन बिल्कुल ठीक थे। इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन एक। जैकब बरकहा की पुस्तक डेर सिसरॉन ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था? तो ये योगदान दिया था उन्होंने कला इतिहास में। ठीक है, ये 1852 के आसपास लिखी गई बुक थी। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन दो। सूची एक में बुक्स हैं और सूची दो में उनके राइटर हैं। ये क्वेश्चन काफी मुश्किल था। ठीक है, तो मिलाओ इसको। कानून हमायूनी, तारीख अकबरी, जफरनामा, मिरातुल आलम। कानून हमायूनी ये लिखी थी खंदा मीर ने। ठीक है, तो ये लिखी थी खंदा मीर ने, ए को मिलाओ आप दो के साथ। तारीख अकबरी, इसके रचनाकार है आरिफ कंधारा। ठीक है, आरिफ कंधार ने लिखी थी तारीख अकबरी। और जफरनामा, जफरनामा काफी इंपॉर्टेंट है, अली जद्दी की ये रचना है। ठीक है, और मिरात अल आलम ये लिखी थी मोहम्मद बख्तावर खान ने। ठीक है, इसको मिलाओ आप तीन के साथ, यानी कि ए का दो बी का एक, ए का दो बी का एक, तो ये है ऑप्शन चार में। ठीक है, फोर इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ह्योन-सांग के नालंदा विहार में भ्रमण समय वहां का निम्नलिखित में से कौन प्रमुख था? नालंदा यूनिवर्सिटी का, नालंदा जो विहार था उसका प्रमुख उस समय कौन था जब ह्योन सांग नालंदा यूनिवर्सिटी में गए थे? तो उस समय उसके जो कुलपति थे वो थे शीलभद्र। ठीक है, तो फोर आंसर था इस प्रश्न का। बाद में जो ह्योन सांग थे उन्होंने शीलभद्र से योग शास्त्र का अध्ययन किया और बौद्ध ग्रंथों का भी अध्ययन किया उन्होंने वहां पर। तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन चार। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था। बाजीराव द्वितीय का वह विद्रोही मंत्री जिसने 1818 में खानदेश में ब्रिटिश अंग्रेज के आधिपत्य के विरुद्ध भील जनजाति के जो लोग थे उनको भड़काया था, वो थे त्रिम्बक जी। ऑप्शन फोर वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक था? यहाँ पर हमने सही कथन देखना था कि बौद्ध धर्म में धर्म ग्रंथ मलिंदापन्हो में स्वर्ण भूमि, टकोला और चीन की समुद्री यात्रा के संदर्भ हमें मिलते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक कथन है। और बौद्ध धर्म के ग्रंथ निदेशा के अंश में दूरवर्ती पूर्व में प्राचीन भारतीय व्यापार का व्यापक विचार विवरण हमें मिलता है, तो ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। और कंबोडिया के हिंदू राज्य का एक विवरण चीन के द्वारा संरक्षित किया गया था जिसे पूनान कहते हैं, तो याद रखिएगा, ये भी बिल्कुल सही कथन है। और अनाम में हिंदू राजा को चंपा कहा जाता है, यह भी बिल्कुल ठीक कथन है।
और ई स्टेटमेंट कहती है कि कौंडिन्य ने चंपा के राज्य की स्थापना की थी। तो ये कथन गलत है, क्योंकि जो चंपा के राज्य की स्थापना होती है 192 ईस्वी में, वो करते हैं श्री मारा। उनका नाम था श्री मारा, ना कि कौंड्य थे। तो ई स्टेटमेंट यहाँ पर गलत थी। तो ए, बी, सी और डी स्टेटमेंट ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन एक। ठीक है। ट्रेवल्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर्स 1780, 1781, 1782 और 83 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जब 1780, 81, 82 और 83 का समय चल रहा था, तो उस समय भारत में वॉन हेस्टिंग का समय काल था। उसके समय काल के दौरान भारत में जो यात्रा करते हैं वो है विलियम हॉजेस। ठीक है। तो विलियम हॉजेस ने इसके ऊपर ट्रेवल्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर्स ये बुक्स लिखी थी। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानीय ग्रंथों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। काफी मुश्किल क्वेश्चन था। काफी रिसर्च के बाद ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। तो चंद्रयान सबसे जो पहले लिखा गया ग्रंथ था, उसको लिखा था मुल्ला दाऊद ने। चंद्रयान लिखा गया था 1376 ईस्वी को। ठीक है। इसको लिखा था मुल्ला दाऊद ने। याद रखना, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाए आपसे, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसको लिखा था मुल्ला दाऊद ने। वहीं हम मृगावती की बात करें तो ये लिखा गया था 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में लिखा था। इसको लिखा था कुतुबन ने। ठीक है। इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसकी रचना की थी कुतुबन ने, मृगावती की। उसके बाद लिखा गया था 1540 में पद्मावत। तो पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। इसके ऊपर तो पिक्चर भी बनी है, आपने देखी होगी। नहीं देखी है तो देख लेना। मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है। याद रखना इसके बारे में। और जो मधुमालती है ये 1545 में लिखा गया था। 1545 में लिखा गया था। इसको लिखा था मीर सैयद ने। ठीक है। मीर सैयद ने। और रामचरित मानस, इसको लिखा था 1574 ईस्वी में। 1574 में। ये तो आपको पता ही होगा, ये लिखा था तुलसीदास ने। ठीक है। तुलसीदास ने। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको इनके ईयर्स पता होना चाहिए। ठीक है। तो अब इसकी क्रोनोलॉजी मिलाइए क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आएगा ई, फिर डी, ए, बी और सी। तो आंसर था ऑप्शन 2। अलाउद्दीन खिलजी के शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था हमने। ठीक है। वरंगल अभियान, मलिक काफूर का देवगिरी अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भिल्सा पर कब्जा, चित्तौड़ पर कब्जा, रणथंभौर पर कब्जा। क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। फिर से मुगल काल में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन मुगल काल में ज्यादा करके पूछे गए हैं। तो भिल्सा अभियान सबसे पहले उन्होंने किया था। ठीक है। याद रखना, जो भिल्सा अभियान था उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था 1292 ईस्वी में, 1292 में। ठीक है। 1297 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करते हैं। तो उसके बाद रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं। गुजरात के बाद वे जाते हैं रणथंभौर पर। ठीक है। रणथंभौर को कब्जा लेते हैं 1301 ईस्वी में। ठीक। उसके बाद चित्तौड़ पर आते हैं 1303 में। चित्तौड़ को घेर लेते हैं 1303 में। मलिक कफूर के नेतृत्व में वो देवगिरी अभियान करते हैं 1309 और 10 ईस्वी में। ठीक है। 1309 और 10 ईस्वी के बीच में यहाँ पर आक्रमण करते हैं। ठीक। और द्वार समुद्र अभियान इंपॉर्टेंट अभियान है उनका, वो भी चलाते हैं 1311 ईस्वी में। देवगिरी का दूसरा अभियान 1312 में करते हैं, देवगिरी का। और मलिक कफूर के द्वारा दक्षिण में जो अंतिम अभियान होता है वो देवगिरी का ही होता है। ठीक है। वारंगल पर आक्रमण करते हैं 1308 ईस्वी में। ठीक है। इसकी क्रोनोलॉजी मिला के देखिए आंसर क्या होगा। सबसे पहले आएगा सी, ई, डी, बी और ए। तो आंसर था ऑप्शन 3। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर फिर से हमने सही कथन ही देखना है। ठीक है। स्टेटमेंट ए कहती है कि व्यू सिद्धांत से अलग होकर वैष्णव धर्म अवतारवाद के उत्तरकालीन वैष्णव धर्म के अवतार सिद्धांत में किसी भी प्रकार का सुप्रक्षित विकास नहीं हुआ था। यस, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक थी। उमा और पार्वती के नाम तैतरीय, आरनायक और केन उपनिषद में मिलते हैं। तो यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक थी। उमा का चित्र होविक्स के सिक्कों पर भी मिलता है। तो यस, होविक्स के सिक्के हम जब देखते हैं तो उस पर उमा का चित्र हमें जरूर मिलता है। और डी स्टेटमेंट में कहा गया है कि भविष्य संभव रहा और अन्य पुराणों में सकदीप से भारत में सूर्य पूजा पद्धति का प्रचलन के प्रारंभ संबंधी कथा आख्यान हमें मिलते हैं। यस, ये भी बिल्कुल कथन ठीक है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र और समकालीन सिक्कों में सूर्य पूजा पद्धति की लोकप्रियता के संदर्भ पाए जाते हैं।
तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस समय ऐसी कोई लोकप्रियता नहीं पाई जाती है, क्योंकि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण कहा जाता है उसको। ठीक है, तो उसके शुरुआत में ओम का चिन्ह आपको मिलेगा। ठीक है, और ऐसे और कोई सिक्के वहां पर नहीं आपको मिलेंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत था। ए बी सी और डी स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन 3। चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो गोपाल शंकर अग्रकर उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? उन्होंने लिखा था वाक्य मीमांसा। ठीक, इसको मिलाइए आप मेरे साथ। और बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था द ओरियन। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये उनकी। इनको एक बार दो बार लिख करके नोट करिए, याद कर लीजिए, आसानी से याद हो जाएगी फिर आपको। ठीक है, और पंडित सुंदरलाल ने लिखी थी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये भी सीधा ही मिलाया हुआ था। और अरुणा वासुदेव इन्होंने लिखी थी लिबर्टी एंड लाइसेंस इन इंडियन सिनेमा। इसके ऊपर फिर से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये वाला जो बुक है ना अरुणा वासुदेव की, इनको जरूर याद रखिए। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सीधे मिले हुए थे। ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3। तो ये है और स्टेटमेंट 4 में कूट में हम जब देखते हैं तो 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इनमें से किस हड़प्पन स्थल के किलाबंदी के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं? भीलवाना, राखीगढ़ी, चुनहोद्रो या फिर बनावली? देखो, बनावली में भी किलेबंदी की साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, भीलवाना में भी मिलते हैं। चुनहोदड़ो को छोड़ दें हम, यदि राखीगढ़ी को भी देखते हैं तो राखीगढ़ी में भी आपको बहुत जगहों पर किलेबंदी के साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, एक चुनहोदड़ो ऐसी जगह है जहां पर हमें ऐसी कोई भी किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते थे। तो सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, सूचियों में फिर से हमें मिलान के लिए क्वेश्चन दिया था उन्होंने। सूची 1 में राइटर थे और सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक्स थी। देखो, ये वाले जो राइटर थे सारे फॉरेनर्स हैं, यहाँ पर भारतीय कोई नहीं था। गिब्बन गिब्बन ने लिखा था द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। तो सीधा मिलाइए आप, द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। और वॉल्टेयर की रचना है फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, और मॉन्टेस्क्यू की रचना है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, ये भी उन्होंने सीधा ही मिलाया हुआ था। और कैथरीन मैकॉले की रचना है लेटर्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सीधा ही मिलाया था। तो ये देखिए एक चीज यहाँ पॉसिबिलिटी देखो कि उन्होंने सारे के सारे जितने भी मिलाने के लिए क्वेश्चन आए थे ना, वो मोस्टली सीधे ही मिलाए हुए थे। अगर कूट में कोई ऐसा आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें सीधे मिले हुए थे, अगर आपको नहीं भी आता, आपने गैस ही करना है, तो इस तरह से आप उसको अटेम्प्ट करके जाओ ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी ठीक होने की ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये सारी की सारी सीधी जो मिलाई हुई क्रोनोलॉजी थी ये थी ऑप्शन 4 में। तो 4 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भोज प्रबंध नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बुक्स और राइटर से संबंधित ये भी एक क्वेश्चन था। बलाल, भिलहन, पद्म गुप्त या फिर जयसिम्हा, किन्होंने जो भोज प्रबंध नामक बुक है वो लिखी थी? तो जो भोज प्रबंध नामक बुक के जो राइटर हैं वो है बलाल। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन 1। इनमें से कौन सा कथन सही है? हमने फिर से सही कथन देखना है। ठीक है, स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ते हैं। काफी मुश्किल क्वेश्चन था ये। रमेश चंद्र दत्त ने ओपन लेटर्स टू लॉर्ड कर्जन एंड फेमस एंड लैंड असेसमेंट इन इंडिया 1900 जो पहला नोट उन्होंने लिखा था। तो बिल्कुल ये सही कथन है कि रमेश चंद्र दत्त ने ओपन लेटर्स टू लॉर्ड कर्जन, ठीक है, ये लिखा था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। औद्योगिकी आयोग 1916 में गठित हुआ था। यस, औद्योगिकी आयोग जो 1916 में गठित हुआ था और 1918 में इसकी रिपोर्ट बनी थी। तो ये भी कथन बिल्कुल ठीक है। और सी स्टेटमेंट कहती है कि औद्योगिकी आयोग की रिपोर्ट का महत्वपूर्ण भाग सकारात्मक राज्य कार्रवाई की वकालत करते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया एक नोट था। बिल्कुल, ये भी कथन बिल्कुल ठीक था। बेबीगंटन समिति ने 1929 में अपनी सिफारिशें जमा की थी। तो ये कथन थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जो बेबीगंटन समिति थी उसका गठन ही 1919 में हुआ था, ना कि 1929 में हुआ था। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत थी। उस समय कौन थे लॉर्ड? हमारे कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे भारत के उस समय। ई स्टेटमेंट कहती है बेबीगंटन स्मिथ समिति अकाल राहत प्रदान करने के लिए परियोजनार्थ गठित की गई थी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जब 1919 में ये बनी थी, 1920 में इसकी रिपोर्ट को लागू किया था लॉर्ड चैम्प्स के समय काल के दौरान। तो ये अकाल को राहत प्रदान करने के लिए नहीं बनाई गई थी, ये बनाई गई थी मुद्रा समिति के ऊपर। ठीक है, इसको मुद्रा समिति रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। तो केवल ए बी सी स्टेटमेंट ठीक थी। तो आंसर क्या था इसका? ऑप्शन 1। ठीक है।
चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी मुश्किल क्वेश्चन था, ये भी ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही था? ध्यान से पढ़िएगा इन सभी कथनों को। रविंद्रनाथ टैगोर ने नातिर पूजा जो 1932 में फिल्म बनी थी, उसमें बूढ़े भिक्षु की भूमिका में अभिनय किया था। यस, ये बिल्कुल ठीक है कि नातिर पूजा नामक जो फिल्म बनी थी 1932 में, उसमें जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने एक बूढ़े भिक्षु की वेशभूषा में जाकर के वहां पर अभिनय भी किया था। तो भारतीय चलचित्र समिति की प्रश्नावली और उत्तर में महात्मा गांधी की समिति के अध्यक्ष एक पत्र लिखा और ये लिखा कि उन्हें लगता है कि सिनेमा एक दृष्ट प्रौद्योगिकी है। यस, ये भी बिल्कुल कथन ठीक था। और सी स्टेटमेंट कहती है कि डेविस काप्से ने प्रेम वैद द्वारा वृत्त चित्र पुनः निर्माण में वीर सावरकर की भूमिका निभाई थी। तो यस, ये भी कथन बिल्कुल ठीक था। और भूली भलाई क्रांतिकारी प्रद्युत भट्टाचार्य के जीवन और संघर्ष पर आधारित एक फिल्म थी। यस, ये भी बिल्कुल ठीक कथन था। 42 फिल्म असहयोग आंदोलन पर संबंधित थी, तो ये कथन गलत है। जो 42 फिल्म थी ये 1949 में बनी थी और ये भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर बनाई गई थी, ना कि असहयोग आंदोलन के ऊपर ये केंद्रित थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, बी, सी और डी। ठीक है, 4 स्टेटमेंट इसकी ठीक थी। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन 1। 18वीं शताब्दी में सामाजिक संरचना में अनेक परिवर्तन आए, जिसमें राज्यों के कार्यकलापों तथा अर्थव्यवस्था की समृद्धि पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। अभी देखते हैं कि स्टेटमेंट ये क्या कहती है कि भूमि धारकों के अधिकारों का संगठन और विस्तार हुआ। तो यस, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, क्योंकि उस समय जो भूमि धारक थे उनके अधिकारों और उनके जो संगठन है उसमें थोड़ा विस्तार तो हमें देखने को मिलता है। बी स्टेटमेंट कहती है कि व्यापार और बैंकिंग समुदाय का गठन और विस्तार हुआ। यस, ये भी ठीक है। ठीक है, उस समय जो व्यापार में बैंकिंग सिस्टम में काफी ज्यादा हमें वृद्धि देखने को मिलती है। जमींदार तालुकदारों के द्वारा जो इजारा प्रथा, जो ठेकेदारी प्रथा होती थी, उसके अंतर्गत अधिक से अधिक शोषण हुआ उनका। उस समय जो महाजन लोग थे, शाहूकार लोग थे, उनको इजारा दिया जाता था, तो जमींदारों को, तालुकदारों को तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। तो सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत थी। और देश के अर्ध बुर्जुओं, सैधनी, समृद्ध किसानों के वर्ग का उदय हुआ था। यस, ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट थी। और महाजन सह सहकार ने अपने नाम का इजारा प्राप्त किया, जैसे मैंने सी स्टेटमेंट में भी आपको कहा है। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक थी। ए, बी, डी और ई आंसर था इस प्रश्न का। आंसर होगा ऑप्शन 2। चलिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर जो देखना है हमें, जो स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? पुराणों के अनुसार नाग राजाओं का उन्नयन स्पष्ट रूप से कुषाणों के पतन के बाद हुआ। यस, बिल्कुल स्टेटमेंट ये ठीक थी। लगभग 4वीं शती ईस्वी में लाहौर ताम्र मुद्रा महाराज नाग भट्ट के पुत्र राजकुमार महेश्वर नाग का संदर्भ देती है। तो ये भी बिल्कुल ठीक कथन है। नाग के परिवार भार शिव लिंग पूजा में विश्वास करते थे। यस, ये भी बिल्कुल ठीक है। और गुप्त शासक नागवंश की शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाए थे और उनकी स्वतंत्रता को स्वीकार करने के लिए बाध्य किए गए थे। तो यह कथन यहाँ पर गलत है। देखो क्या हुआ था कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने तो नागवंशी राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह ही कर लिया था। ठीक है, ऐसी जानकारी हमें पूना ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर भी यही होना चाहिए। ठीक है, 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्वतंत्र पैटू स्वतंत्रता संबंधी गीतों के एक संकलन के लेखक कौन है? कुमारन आसान, वल्लाथोल नारायण मेनन, सुब्रमण्यम भारती, एस सुब्रमण्यम। जो स्वतंत्रता संबंधी गीत थे उनके संकलन करता थे सुब्रमण्यम भारती जी। तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन 3। ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। तमिल भाषा में इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी थी, जो तमिल के लोगों में देशभक्ति पूर्णतः भर दी थी इन्होंने। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन 3। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फिर से हमने देखना कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक थी। थेरावाद का सिलोन के प्रतिपादन अशोक के पुत्र महेंद्र के द्वारा किया गया था। बिल्कुल, ये कथन बिल्कुल ठीक था। और थेरवाद की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शाखा जो सर्वविस्तारवाद था, जिसकी स्थापना राहुल भद्र के द्वारा की गई थी। तो ये भी कथन बिल्कुल ठीक था। परमार्थ महासंघिक संप्रदाय का प्रवर्तक था। तो ये कथन गलत था। जो महासंघिक संप्रदाय था उसके जो प्रवर्तक थे वो थे महाकश्यप, ना कि परमार्थ थे। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल गलत था। ये स्टेटमेंट कहती है कि पूर्व शैल, अपर शैल, उत्तर शैल और चैत्य महासंघिकों की निकली शाखाएं हैं। यस, ये बिल्कुल कथन ठीक है। ये सारी की सारी महासंघिकों की जो निकली हुई शाखाएं हैं। आगे इस स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्तूप निर्मित करने और चैत्य बनाने संबंधी निर्देश पहली बार हमें निधान कथा नामक ग्रंथ से मिलते हैं। निधान कथा नामक ग्रंथ से हमें नहीं मिलते हैं।
तो ये हमें मिलते हैं महापरिनिर्वाण सूत्र से। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। देखो, स्तूप बनाने के बारे में महात्मा बुद्ध जी ने खुद ही अपने जो उनके शिष्य थे आनंद, उनको कहा था। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी हमें महापरिनिर्वाण सूत्र से मिलती है, ना कि निधान कथा नामक ग्रंथ से। तो ई स्टेटमेंट यहाँ पर गलत थी, तो केवल ए, बी और डी स्टेटमेंट ठीक है। ए, बी और डी यहाँ पर थी ऑप्शन एक में, तो एक होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, राजा ऐसी स्वतंत्रता देते हैं कि हर व्यक्ति अपने पथ के अनुसार आवाजाही कर सकता है और उसके अनुसार अपने जी भी सकता है, बिना किसी अपमान के झेले हुए, बिना पूछताछ के, चाहे वह ईसाई हो, यहूदी हो, मूर या हिंदू, कोई भी हो। तो राजा ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, ये कौन कहते हैं? बारबोसा, अब्दुल रजाक, डोमिंगो पेरिस या फिर निकोलो डो क्विंटी। तो विजयनगर राज्य में कौन पुर्तगाली यात्री आया था? वो आया था बारबोसा। ठीक है, डुएट बारबोसा उनका नाम था, लेकिन ये लगभग 1500 ईस्वी में भारत में आए थे। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में ये जानकारी देते हैं, और 1521 तक लगभग ये भारत में ही रहे थे। वो कहते हैं कि राजा ऐसी स्वतंत्रता देते थे कि हर व्यक्ति अपने पंथ के अनुसार आवाजाही कर सकता है और उसके अनुसार ही जी सकता है, बिना किसी अपमान को झेले हुए, बिना पूछताछ के, चाहे वह ईसाई हो, यहूदी हो, मौहूर हो या फिर हो हिंदू। ठीक है, तो उत्तर भारत की तुलना में जो मुस्लिम शासन था उसको कंपैरिजन करके बताते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में उस समय मुस्लिम राज्य शासन कर रहे थे, मुस्लिम शासक थे, तो उनके साथ कंपैरिजन करके बताते थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थी बारबोसा की। ठीक है, आंसर वाज ऑप्शन एक। अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर स्थित कुख्यात सेल्युलर जेल में किसने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में 8 वर्ष तक व्यतीत किए और अनोखी और दलित किस्म नामक 2 गैर फीचर फिल्मों का निर्माण भी किया था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ये किया था लक्ष्मीकांता शुक्ला जी ने। ठीक है, इनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, जो आम करके आप जब पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर आपको मिलती है कि झांसी का एक कमिश्नर था फ्लावर्स, उसने क्या किया था, जो महिला सत्याग्रही थे उनका अपमान किया था, भारी अपमान किया था। इसी आक्रोश के चलते हुए महिलाओं के अपमान का बदला लेने के लिए वह अपने साथ बम लेकर के ना वह सीधी कमिश्नर के दफ्तर और उसके घर पर ही पहुंच गई थी। ठीक है, बदकिस्मती से वह पकड़ी गई। उसके बाद उसको अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में 8 वर्ष तक सेलुलर जेल में रहना पड़ा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन एक, लक्ष्मीकांता शुक्ला जी। ठीक है, ये हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं, काफी इंपॉर्टेंट लेडी थी, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। और जैसे दूसरे और हैं, जैसे देवेंद्र कुमार तिवारी है, महेंद्र प्रताप सिंह है, नाजिर हुसैन है, इनके बारे में भी जरूर पढ़िएगा। मैंने पहले आपको कई बार समझाया है कि यूजीसी अगर एक क्वेश्चन पूछता है तो उसी क्वेश्चन के साथ जितनी भी लिंक्ड जो भी स्टेटमेंट होती हैं उनको जरूर वह पूछता है, चाहे इस क्वेश्चन पेपर में पूछ ले, चाहे इससे अगले में पूछ ले। तो कहीं ना कहीं संभावनाएं बनी रहती हैं, हमने क्वेश्चन पेपर में से ही संभावनाओं को तलाश करना होता है। हमारा यही मेन पर्पस होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ने का, ताकि हम आने वाले क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकें, हम पहले से उनका अवलोकन कर सकें किस तरह के क्वेश्चन यूजीसी बना सकता है। तो यहाँ पर यदि किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में यूजीसी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो ठीक वैसा ही क्वेश्चन इन्हीं कुछ और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनसे संबंधित पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हमारा इस तरीके से तैयार करने में एक क्वेश्चन ठीक हो जाता है तो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो वर्थ इट है फिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। इतिहास में हम जो गलतियां करते हैं वहां से हमें जो शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा को यदि हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं। फ्यूचर कौन देखता है, वर्तमान ही हमारा सुधर जाए तो उतना ही अच्छा होता है। जैसे यदि कोई राजा को गलती करता है तो उसकी जो प्रजा है वो दुखी होगी, दुखी होने के बाद प्रजा क्या करेगी? तो प्रजा यही करेगी ना किसी तरीके से उस राजा को हम बदली कर दें, जैसे हम हमारे भारत में यहाँ वोट डाल करके हम अपनी जो सरकार है उसको बदल देते हैं, ऐसे ही उस समय वोट का सिस्टम तो होता नहीं था। तो उस समय क्या होता था, जो प्रजा है वो यज्ञ वगैरह करती थी कि हमारा जो राजा है वो विनिष्ट हो जाए। तो ऐसा हमें जो वर्णन है वो शतपथ ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। तो यहाँ पर जो विशेष बलिदान का वर्णन ग्रंथ जो है वो टांडे ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो करता है कि जब जनता दुखी हो जाती है तो राजा को विनिष्ट करने के लिए एक विशेष बलिदान किया जाता था, उसका वर्णन टांडे ब्राह्मण से मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने, 16वीं शताब्दी में सिख धर्म के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर फिर से हमने सही कथन देखना था। स्टेटमेंट ये कहती है कि गुरु अर्जन देव ने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन 1604 ईस्वी में किया था। यस, बिल्कुल ठीक कथन है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है कि 1604 में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था, जिसमें
गुरु नानक देव के बाद के जितने भी गुरु थे, जैसे गुरु नानक देव जी, अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, रामदास जी और गुरु अर्जन देव जी तक जितने भी गुरु थे, और उनके अलावा उन्होंने शेख फरीद, नामदेव और रैदास जो जो हमारे रविदास जी हैं, उनकी वाणियों को शामिल किया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। गुरु अर्जन देव जी और गुरु ग्रंथ साहब से संबंधित ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि गुरु नानक एक ईश्वर में विश्वास करते थे और उन्होंने ईश्वर और भक्त के बीच में जो जुड़ाव है उसको जरूर देखा था। यस, ये भी बिल्कुल कथन ठीक था। मोक्ष का एक प्रकार निर्वाण सचखंड की प्राप्ति, जिसका अभिप्राय व्यक्ति के द्वारा ईश्वर के साथ एकाकार की स्थिति को प्राप्त करना होता है। तो यस, ये स्टेटमेंट भी ठीक थी। डी स्टेटमेंट कहती है कि गुरुओं की सैन्य शक्ति गुरु हरगोबिंद के समय अपने चरम पर पहुंची थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो गुरु हरगोबिंद साहब थे उनके बहुत बाद गुरु गोबिंद सिंह जी जब आए थे, 10वें गुरु जब आए थे, तो उन्होंने सैन्य शक्ति का गठन किया था और बाद में उन्होंने अपनी जो सैन्य शक्ति थी उसको बहुत ज्यादा विस्तार भी किया और एक खालसा फौज का निर्माण उन्होंने किया था। तो डी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत थी। और ई स्टेटमेंट कहती है कि सिख धर्म पंजाब के जाट या किसानों के बीच विस्तारित हुआ। तो ये भी बिल्कुल कथन ठीक था। ठीक है, तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट केवल गलत थी। ए बी सी और ई, ए बी सी और ई ये थी ऑप्शन 3 में। ठीक है, 3 होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने लगाना था। स्किन कमेटी की जो रिपोर्ट थी वह कब आई थी? वे आई थी 1927 में। ठीक है, और उसके बाद ऑल इंडिया डिपेस्ट क्लास एसोसिएशन ये बनी थी 1926 में। मिस्टर मॉन्टेग्यू का जो त्याग पत्र था वो हुआ था 1922 ईस्वी में। 1922 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। और रॉयल लिबरल कमीशन की रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था, तो ये हुआ था 1931 ईस्वी में, 1931 में। और द इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून वाली है उसको बनाया गया था 1932 ईस्वी में, 1932 में। तो सबसे पहले आएगा ऑप्शन सी, फिर बी, फिर ए, डी और ई। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के हम इसको देखते हैं, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमार कंपन के सैन्य अभियान का विवरण देने वाले संस्कृत काव्य मधुर विजयम के लेखक कौन थे? ठीक है, तो इसके लेखक थे मधुर विजयम, संस्कृत का एक काव्य ग्रंथ है जिसकी रचना की थी गंग देवी ने। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन 4। प्राचीन भारत में सत्र पद का जो उपयोग है इनमें से किसके लिए होता था? ये सत्र शब्द जो था इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? जो हमारे कौटिल्य है ना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका वर्णन आपको मिलता है। तो शाही परिवार से संबंधित अधिकारियों का विशिष्ट वर्ग होता है, तो इसके लिए तो ये प्रयोग करते हैं उसमें। और व्यापारियों का समृद्ध समूह जो युद्ध के लिए अस्त्रों का व्यापार करता था उसके लिए भी ये करते थे। सभा या समिति के सदस्य जो परिषद के सत्रों का आयोजन करते हैं तो उसके लिए भी सत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी भी हमारे भारत में जब हमारी लोकसभा राज्यसभा चलती है तो सत्र शब्द का प्रयोग हम अभी भी भारत में करते हैं। और गुप्तचरों का एक विशेष वर्ग जिसमें अनाथों को बचपन से ही कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाता हो, ऐसा विवरण हमें सत्र शब्द के लिए कहीं भी किया हुआ नहीं मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेठ की लड़की द मर्चेंट डॉक्टर 1935 नामक फिल्म का मूल शीर्षक क्या था, जिसका नाम दोबारा रखा गया था दया की देवी, गॉड्स ऑफ मर्सी। ठीक है, तो कौन सी फिल्म थी? द मिल, धर्मात्मा, शोजारी या फिर बनारसी ठग। ठीक है, तो सेठ की लड़की नामक जो फिल्म सबसे पहले बनाई गई थी द मर्चेंट्स डॉक्टर, 1935 में इसको रिलीज किया गया था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको रिलीज होने से रोक दिया था। क्यों? क्योंकि ये जो फिल्म थी ये बनाई गई थी मुंशी प्रेमचंद के एक नाटक के ऊपर, मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी के ऊपर ये आधारित थी जो उन्होंने मजदूरों के ऊपर लिखी थी। ठीक है, उसमें दर्शाया गया था कैसे जो अंग्रेज हैं श्रमिकों का शोषण करते हैं, किसानों का शोषण करते हैं, उसके ऊपर ये फिल्म बनी थी। तो आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने उसी समय एक सेंसरशिप भी लागू की थी, उसी के चलते इस फिल्म को उन्होंने बैन ही कर दिया था। तो बाद में फिर से इस फिल्म का उन्होंने पहले शीर्षक चेंज किया। शीर्षक पहले था सेठ की लड़की, बाद में उसका जो दूसरा नाम रखा गॉड्स ऑफ मर्सी रखा गया, लेकिन अंग्रेजों ने फिर से उसको बैन कर दिया। तो ये थी द मिल, मजदूरों के ऊपर बनी गई फिल्म थी। ठीक है, तो आंसर था इस प्रश्न का ऑप्शन 1। निम्नलिखित यात्रियों को उनके भारत आगमन के क्रम में हमने लगाना था कि जो ब्रिटिश यात्री थे भारत में कब कब आए थे, किस किस के समय काल के दौरान आए थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानिए इनके बारे में। जो रॉयल फिंच थे, सबसे पहले रॉयल फिंच आए थे। ठीक है, तो रॉयल फिंच का समय काल था 1583 से लेकर के 1591। ठीक है, 1583 से आए थे और
1891 तक भारत में रहे थे। रॉयल फिंच, ठीक है, ये लंदन से आए थे भारत में, और ये अकबर के समय काल के दौरान आए थे, और भारत में ये गोवा में रुके हुए थे आके, ठीक है। और उसके बाद जॉन मेलहेल्डन हॉल जो थे, वो आए थे, जॉन मेलहेल्डन हॉल, ये आए थे 1599 में, और लगभग 1606 ईस्वी तक भारत में रुके थे, ठीक है, यहाँ पर रहे थे। तो ये भी एक व्यापारी हुआ करते थे और अकबर के दरबार में आए थे, उस समय अकबर का समय काल चल रहा था। तो वहीं बात करें हम विलियम फिंच की, ये 1608 ईस्वी में आए थे यहाँ पर भारत में, 1608 ईस्वी में। और ये थोड़े दिन ही रुके थे, लगभग 4 साल 12 तक रुके थे, ठीक है। ये कब आए थे? ये विलियम हॉकिंस के साथ ही आए थे। तो विलियम हॉकिंस के बारे में आप जानते हैं, वो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला यात्री जो था, उसके साथ साथ ही ये आए थे जहांगीर के दरबार में, और ये सूरत में रुके हुए थे कुछ समय के लिए। जो थॉमस क्योरेट थे, ये 1612 ईस्वी में आए थे और 1617 तक रहे थे, 1612 से लेकर 1617 ईस्वी तक यहाँ भारत में रहे थे थॉमस क्योरेट। तो ये अजमेर का, ये भी एक अंग्रेज व्यापारी था। इसकी डेथ हो गई थी, आपको पता है इसकी डेथ हो गई थी सूरत में, थॉमस क्योरेट की। कई बार स्टेटमेंट बन जाए तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो निकोलो मनुची जो थे, जो 1656 में भारत आए थे। तो इसकी क्रोनोलॉजी मिला के देखो, सबसे पहले आएगा डी, फिर ए, फिर बी, सी और ई। तो ये था ऑप्शन 4 में, ठीक है, 4 बाय द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? हमने जो गलत कथन देखना है, यानी कि 4 कथन है, उनमें से 3 सही होंगे, एक गलत होगा। तो पढ़ते हैं। पल्लव राजा सिंह विष्णु ने कृष्णा नदी के कावेरी नदी तक अपने राज्य का विस्तार किया था। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। जो पल्लव राजा सिंह विष्णु थे, उन्होंने कृष्णा नदी से लेकर के कावेरी नदी तक का जितना भी उसका राज्य था, उसका विस्तार तो बहुत बढ़िया तरीके से किया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव क्षेत्रों पर आक्रमण किया और कांची पर विजय प्राप्त की थी। तो ये कथन भी बिल्कुल ठीक था। पश्चिमी गंग ने आधुनिक मैसूर के बड़े भाग पर राज किया था, जिसे गंगवाड़ी कहते हैं। तो ये भी कथन बिल्कुल ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट कहती है कि पांड्य राजा अरिकेसरी मारवर्मन पल्लवर राजा परमेश्वर वर्मन से हार गए थे। नहीं, ये कथन गलत है। यहाँ पर केवल यही स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर है ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौड़िया वैष्णव धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर फिर से हमने सही कथन देखना है। ये संत चैतन्य के नेतृत्व में एक रहस्यवादी आंदोलन था। गौड़िया वैष्णव धर्म के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो ये जो संत चैतन्य थे, उनके नेतृत्व में एक रहस्यवादी आंदोलन हुआ करता था। तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। इस आंदोलन का नाम 16वीं शताब्दी के स्वतंत्र बंगाल राज्य की राजधानी गौड़ से लिया गया था। तो ये भी कथन बिल्कुल ठीक था। तो गौड़िया वैष्णव धर्म में विष्णु के रूप में राम की पूजा की जाती है। तो ये कथन गलत है। और चैतन्य के द्वारा आरंभ में आंदोलन का वृंदावन के गोस्वामियों को पुनः विकसित किया गया था। तो बिल्कुल ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। राजा मान सिंह ने वृंदावन में गौड़ियों वैष्णव धर्म के मंदिर को संरक्षण प्रदान किया था। बिल्कुल, वह जब वहां गए थे तो उन्होंने उसको संरक्षण प्रदान किया था। तो ए, बी, डी और ई स्टेटमेंट ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2, ठीक है। 2 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया ये क्वेश्चन था कि इस घटना की स्मृति में 1 मई को समूचे विश्व में श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको भी पता होना चाहिए था। जो अमेरिका में श्रमिकों पर जो 1861 ईस्वी में 8 घंटे का जो कार्य दिवस की मांग पर पुलिस के द्वारा जब गोली चलाई गई थी, तो उसकी याद में 1 मई मनाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार ढंग से व्यवस्थित कीजिए। तो यूजीसी हमें कह रहा है कि भाई ढंग से व्यवस्थित करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ गड़बड़ कर दो, ठीक है। चलिए मिलाओ फिर इसको। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट मैं पहले ही इसी वीडियो में करवा चुका हूं, 1891 में, ठीक है। पहला कारखाना अधिनियम जो हुआ था 1881 में, 1881 में। और दुरंड का काबुल के लिए मिशन जो हुआ था 1893 में, ठीक है, 1893 में। और तीसरा एंगल बर्मा युद्ध इसी वीडियो में रिपीट हुई है ये स्टेटमेंट। तीसरा एंगल बर्मा युद्ध 1885, ठीक है, 5 है यहाँ पर, ठीक है, 1885 में। तो बंबई में जो प्लेग फैली थी, वो फैली थी 1896 में फैली थी, ठीक है। तो इसकी क्रोनोलॉजी मिला के देखो क्या मिलेगी। सबसे पहले आएगा बी, फिर डी, फिर आएगा ए, और उसके बाद सी आएगा, फिर ई आएगा। तो ये है ऑप्शन 2 में, ठीक है। 2 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक के साथ संबंधित
है और बिल्कुल सही कथन है। देखना है कि कौन सा कथन ठीक था। स्टेटमेंट ये कहती है कि लोकमान्य तिलक ने वेदों के द्वारा प्रतिपादित वेदांत ज्योतिष खगोल विज्ञान का अध्ययन किया था। तो बिल्कुल ये कथन तो बिल्कुल ठीक था इसका। ठीक है, दूसरा कथन कहता है कि उन्होंने आर्कटिक कनेक्शन नामक पुस्तक की रचना की थी। जो आर्कटिक कनेक्शन नामक पुस्तक थी, इसकी रचना फ्रैंक स्ट्रीक ने की थी। इसकी रचना फ्रैंक स्ट्रीक ने की थी, याद रखना, ना कि बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो बाल गंगाधर तिलक की बुक का क्या नाम है? काफी इंपॉर्टेंट बुक है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए आपको। उन्होंने एक बुक लिखी थी आर्कटिक होम वेदास। ठीक है, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये बुक थी बाल गंगाधर तिलक की। तो बी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत थी। आगे स्टेटमेंट सी पढ़ते हैं कि डॉक्टर आर एन दांडेकर एक प्रख्यात भारतविद थे। यस, ये भी बिल्कुल ठीक कथन था। डी स्टेटमेंट कहते हैं कि मैक्स मुलर ने अपने द्वारा जो संपादित की गई ऋग्वेद की एक प्रति थी, एक कॉपी थी, वो उन्होंने लोकमान्य तिलक को भेजी थी। तो ये भी कथन बिल्कुल ठीक था। और लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना मराठी भाषा में की थी। तो ये भी याद रखिए, तो ये भी बिल्कुल कथन ठीक है, उन्होंने मराठी भाषा में इसकी रचना की थी। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, याद रखना उन्होंने मराठी में उसकी रचना की थी। तो यहाँ पर ए सी डी और ई, ए सी डी और ई, तो ये किस ऑप्शन में है अभी? तो ये है ऑप्शन 3 में। ठीक है, 3 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित युद्धों को उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। ठीक है, जो भी बैटल्स हुई थी उनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। आपने देखा होगा इस क्वेश्चन पेपर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने वाले क्वेश्चन काफी आए हैं, है ना। चलिए यहाँ पर मिलाइए इसको। अर्बेला का युद्ध कब हुआ था? अर्बेला का युद्ध हुआ था 331 बीसी में, 331 बीसी में। तो बीसी में था ना। तो आगे देखो, हेडस्पीस का युद्ध हुआ था 326 बीसी में। आपने देखा होगा, ये तो इंपॉर्टेंट है ना, हेडस्पीस का युद्ध आप सबको पता होगा 326 बीसी में। तो 331 वाला तो पहले आएगा ना। तो ए सब में है, ए यहाँ पर इन सब में है, तो 4 तो आंसर होगा ही नहीं इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे देखते हैं। पल्लालूर का युद्ध हुआ था 618 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हुआ था 618 ईस्वी में, ये एडी में हुआ था। उसके बाद तराइन का युद्ध, ये तो सबको पता है। यदि आपका ये गलत हो गया कि 1191 ईस्वी में हुआ था, दो युद्ध हुए थे, एक हुआ था 1191 में, दूसरा 92 में, अगले ही साल हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद आप इसकी क्रोनोलॉजी में लाओगे तो तक्कोलम का युद्ध आप लगाना भूल जाओगे, तो उसका कोई फायदा नहीं। वो हुआ था 948 ईस्वी में। ठीक है, 948 ईस्वी में। ये एडी में हुए थे, दो बीसी में हुए थे। तो अब मिलाइए इसकी क्रोनोलॉजी क्या होगी। सबसे पहले आएगा ए, फिर ई, फिर बी, डी, सी। पहले आएगा ए, फिर आएगा ई, फिर आएगा बी, फिर डी और ई। तो ये था ऑप्शन 2 में। ठीक है, 2 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वीं शताब्दी में आगरा आने वाला डच यात्री निम्नलिखित में से कौन था? पीटर मुंडी, फ्रांसिस्को पेलसार्ट या फिर मैंडल से मनुची, इनमें से कौन था? तो 17वीं शताब्दी में आगरा में आने वाला जो डच यात्री था वो था फ्रांसिस्को पेलसार्ट। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज आईएनए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक थी? तो इससे संबंधित ये चौथा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित। इसी क्वेश्चन पेपर में चौथा, शायद पांचवा क्वेश्चन होगा। शुरू शुरू में आपने 2-3 क्वेश्चन देखे थे ना, उसके बाद ये क्वेश्चन फिर से उन्होंने पूछा है। तो बढ़िए, आगे फिर स्टेटमेंट पढ़ो, क्या होगा इसका आंसर। स्टेटमेंट ये कहती है कि आईएनए में सुभाष ब्रिगेड और रानी झांसी ब्रिगेड शामिल थी। तो बिल्कुल ठीक है, ये कथन तो ठीक है, सुभाष ब्रिगेड और रानी झांसी ब्रिगेड उसमें शामिल थे। और आईएनए के नारों में जय हिंद और दिल्ली चलो शामिल थे। यस, ये भी बिल्कुल ठीक है। और जापानी सेना के अधिकारी मेजर फुजीवारा ने एक युद्ध बंदी कैप्टन मोहन सिंह को भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों के साथ मिलकर युद्ध करने के लिए सहमत कर लिया था। तो मैं पहले ही इसी वीडियो के शुरू शुरू में जो पहला या दूसरा क्वेश्चन, उसी में भी आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये कथन भी बिल्कुल ठीक था। आगे बढ़ते हैं कि नवंबर 1943 में जापानियों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रशासन आईएनए को हस्तांतरित करके और उसके निर्माण की वहां पर घोषणा की थी। तो ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। और वहीं ई स्टेटमेंट कहती है कि आईएनए में गांधी, आजाद और पटेल ब्रिगेड थी। तो ये गलत है। ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का जब गठन किया था, उसके अंतर्गत उन्होंने सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड, 3 ब्रिगेड बनाए थे। ठीक है, तो उसमें जो पटेल वगैरह का ब्रिगेड नहीं था। तो ये स्टेटमेंट गलत थी। 4 स्टेटमेंट ठीक है, ए, बी, सी और डी। तो आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन 3। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। विच रेगुलेशन गेव द जमींदार टू राइट टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ द टीनेट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द रेंट विदाउट एनी परमिशन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। रेगुलेशन ऐसा कौन सा बनाया गया था जिसके अंतर्गत, जिसके तहत न्यायालय विधि की किसी अनुमति के बिना लगान का भुगतान ना करने के मामले में काश्तकारी की संपत्ति जो थी वो जमींदार जब्त कर सकते थे। तो ये वाला जो रेगुलेशन आया था, ये आया था 1799 और 1812 वाला। ठीक है, फर्स्ट वन जो था ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक, चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले आराम से पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर आगे क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट करेंगे। देश के भीतर का व्यापार भी खूब चल रहा था। भारवाहक पशुओं पर व्यापारिक सामान लादे हुए व्यापारियों का कारवां एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, एक मेले से दूसरे मेले में घूमता चलता जा रहा था। नमक उस समय व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु हुआ करती थी। नमक व्यापारी बैलगाड़ी पर, जिसमें संकट काल के लिए अतिरिक्त पहिए रखे होते थे, अपने परिवार को भी साथ में लादे हुए होते थे। नमक का व्यापार करते करते घूमते चलते थे। ठीक है, सभी व्यापारिक आदान प्रदान मुख्यतः, जैसे हम व्यापार करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जिनकी अदला बदली होती थी। उदाहरण के लिए जैसे हम शहद और पेड़ों के मूल की अदला बदली मछली के तेल और ताड़ी से कर लेते थे। गन्ने और चावल की हिरन के मांस के साथ कर लेते थे। मुशरी में मछली धान के बदले में दे दी जाती थी। कृषि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हुआ करती थी। कृषि जो थी उस समय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हुआ करती थी। इस संबंध में अधिकांश कार्य महिलाएं ही करती थी और नीचे वर्ग के जो लोग होते थे उनकी स्थिति दासों से कुछ भिन्न होती थी। ठीक है, अधिकांश भूमि के स्वामी वेल्लार हुआ करते थे जो उच्चतम कोटि के खेतिहर थे और उन्हें समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। उनमें से धनवान खुद जमीन ना जोतते थे बल्कि उसके लिए मजदूर रखा करते थे। और भूमि के स्वामित्व के अलावा वे लोग गैर सैनिक प्रशासन में से कुछ सरकारी पद भी धारण किया करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को भूसरी के रूप में पहचाना जाता है। तो जो मुसरी या मुजरिस दो लफ्ज ऐसे हैं जिनको हम बंदरगाह के नाम से पहचानते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो तमिल भाषा में एक शब्द होता है पट्टिनम। पट्टिनम का मतलब ही यह होता है कि बंदरगाह या फिर नगर। ठीक है, तो आंसर था इस प्रश्न का ऑप्शन 3। भूसरी या पट्टनम, मुसरी या मुजरिस, ये सारे के सारे बंदरगाहों के ही नाम हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि प्राचीन तमिल क्षेत्र में नमक व्यापारियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, प्राचीन तमिल क्षेत्र में नमक व्यापारियों के लिए उम्मानार, जिसे हम उम्मन शब्द भी कहते हैं ना, उम्मानार, तो ये शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता था। इस प्रश्न का आंसर था ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पेरिप्लस के लेखक निम्नलिखित किस स्थान का उल्लेख करते हैं जहां पर सभी मोती भेज दिए जाते थे, उसके बाद तट पर एकत्रित होते थे, इकट्ठे होते थे, जहां से वे मलमल के और कपड़े लेते थे और अन्य जो वस्त्र उत्पाद थे उनका निर्यात किया करते थे। तो पेरिप्लस के जो लेखक हैं, पेरिप्लस के लेखक का तो अभी तक नाम ही नहीं पता चला हमें कि उसके लेखक कौन है। पेरिप्लस ऑफ द अथेरियन सी नाम की बुक है, इसकी रचना अज्ञात लेखक हैं जो यूनानी लेखक थे, अज्ञात माने जाते हैं। उसके नाम के बारे में पता नहीं है। ये 80 एडी के आसपास उन्होंने भारत के तटों की, भारत के जो समुद्री तट है, बंदरगाह है, उसकी यात्रा की थी, ऐसा माना जाता है। इस बुक में थोड़ा सा विवरण मिलता है लेकिन उसने अपना नाम नहीं लिखा था। पेरिप्लस ऑफ द अथेरियन सी नामक बुक तो उन्होंने लिख दी लेकिन नाम अपना मेंशन करना शायद वो भूल गए थे। पेरिप्लस ऑफ द अथेनियन सी बुक में जो अज्ञात लेखक हैं अरगारू नामक जगह का उल्लेख करते हैं। वो वहां कहते हैं कि ऐसे तट थे यहाँ पर जहां पर लोग जो मोती वगैरह के बदले में अपने मलमल के कपड़े और जो जरूरत की और चीजें थी उनका निर्यात किया करते थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन 3। संगम काल में निम्नलिखित में से सूत्री वस्त्र व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र कौन था। तो जब संगम डायनेस्टी चल रही थी ना, तो उस समय सूती व्यापार का जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था वो था ओरियूर, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संगम काल के दौरान निम्नलिखित में से किस अधिकारी को एक औपचारिक समारोह में इन्नावी, इन्नावी एक प्रकार की उपाधि दी जाती थी, उससे सम्मानित किया जाता था। तो ये चयनित की जाती थी सैन्य कमांडर को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पैराग्राफ है, ध्यान से पढ़ते हैं इसको भी। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ते हैं, इसका हम उत्तर करेंगे जो प्रश्न हमसे पूछेंगे। चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं कि एक धर्मगुरु के रूप में स्वामी विवेकानंद की भूमिका ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक निर्विवाद आध्यात्मिक नेता बना दिया था। तो विवेकानंद जी की जो छवि है काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा ठीक ही दर्शाया गया था।
जब चक्रवर्ती राजपालाचारी जी उनके द्वारा जो लिखे गए वृत्तांत है उनमें उन्होंने बिल्कुल सही उनके बारे में दर्शाया है, जो कि एक तीक्ष्ण बुद्धि और विवेकशील व्यक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता भी थे। जो राजपालाचारी जी विवेकानंद जी के बारे में लिखते हैं, ठीक है। उनका उदाहरण था कि स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म को बचाया और भारत को बचाया। उनके बिना हम अपने धर्म को खो देते और अपनी स्वतंत्रता को हम नहीं प्राप्त कर पाते, अतः हम सभी चीजों के लिए स्वामी विवेकानंद जी के ऋणी रहेंगे। ठीक है, पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वेब ऑफ इंडियन लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा था? तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, देखो पैराग्राफ में मिलता है, नहीं ना मिलता, कोई बात नहीं, चलिए मैं समझाता हूँ। द वेब ऑफ इंडियन लाइफ नामक पुस्तक लिखी थी सिस्टर निवेदिता ने। ठीक है, सिस्टर निवेदिता ने लिखी थी ये बुक। इस प्रश्न का उत्तर तो पता लग गया आपको, 4। ठीक। जो सिस्टर निवेदिता थे उनका जो वास्तविक नाम था मार्गरेट मनोबल था। अरविंद घोष उन्हें भागनी निवेदिता कहते थे, और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो उनको लोक माता नाम का जो उनका टाइटल देते थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन 4। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो पैराग्राफ में दे रखा है। ठीक है, भारतीय महापुरुष के विचार से ग्रहण किया गया था। किससे ग्रहण किया गया था? महापुरुष किसको कहा जाता है? ठीक है, किसका ऐसा व्यक्तित्व है जिसको हम महापुरुष के नाम से संबोधन करते हैं? तो एक ही है भाई हमारे पास। यहाँ गांधी जी नहीं है, आप उसको मत कह देना, स्वामी विवेकानंद जी थे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 1। श्री अरबिंदो घोष ने अपने किस पैम्फलेट में रामकृष्ण को मंदिर के रूप में पुरुष देवता और विवेकानंद को उनके पैगंबर के रूप में बताया है? तो उन्होंने बताया था भवानी मंदिर के बारे में। उन्होंने कहा था कि श्री अरबिंदो घोष ने अपने जो भवानी मंदिर पैम्फलेट बनाया था, रामकृष्ण जी को मंदिर के पुरुष देवता और विवेकानंद को पैगंबर के रूप में दर्शाया था। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एक बंगाली गद्य पुस्तक नहीं है? तो कौन सी ऐसी पुस्तक है जो एक बंगाली गद्य पुस्तक नहीं है? देखो, जो संदेश नामक एक पुस्तक थी, ये वाली जो है, ये बंगाली भाषा में नहीं लिखी गई थी। इस भाषा ये लिखी थी हिंदी भाषा में। ठीक है, इसको लिखने वाले थे नेकीराम शर्मा। ठीक है, ये नेकीराम शर्मा की लिखी हुई बुक है। ठीक है, याद रखना, नेकीराम शर्मा, ये बुक लिखी थी उन्होंने हिंदी भाषा में। जो परिभाजक थी, ये बंगाली भाषा में लिखी गई थी। वर्तमान भारत, पत्रावली, ये सारी की सारी गद्य में लिखी गई पुस्तक है। तो ये लिखी थी स्वामी विवेकानंद ने। कौन सी भाषा में लिखी थी? तो ये लिखी थी बंगाली भाषा में। ठीक है, बंगाली भाषा में। तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन 4। इन कुछ वर्षों में कितनी महान घटनाएं पूर्ण हुई, कैसे कोई अकेला व्यक्ति यह सब कर सकता है? ये स्टेटमेंट किसके बारे में दी गई थी और किसने दी थी? ठीक है, स्वामी विवेकानंद की उपलब्धियों के बारे में ये स्टेटमेंट थी, और ये किसने दी थी? तो ये स्टेटमेंट दी थी डॉक्टर जेसी बोस ने। जेसी बोस मतलब जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, वो स्वामी विवेकानंद जी की प्रशंसा करते हुए ये लिखते हैं कि इन कुछ वर्षों में इतनी महान घटनाएं पूर्ण हुई, कैसे कोई अकेला व्यक्ति ये सब कर सकता था? उनके व्यक्तित्व से वो इतने ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन 2। यहाँ तक टोटल 100 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। उम्मीद है कि आप सब ने ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से किया होगा। अपने आप को एनालाइज भी किया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं, आप कितने क्वेश्चन पॉसिबिलिटी से कर सकते थे, कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते थे, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके सिर के ऊपर से निकल गए। ठीक है, होता है ना, जब भी एग्जाम में हम जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उन क्वेश्चंस को कर नहीं सकते। आप जब भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए बैठते हो तो ये मत सोचा करो कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, नहीं। वो पढ़ो कि इसको हमने अच्छे से याद रखना है, इसके इससे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, आप आगे पीएचडी या रिसर्च फील्ड में जाते हैं, तो उसके आगे भी आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ ऐसे लूप होल होते हैं जिसमें आप जाके आगे रिसर्च करोगे, हिस्ट्री में आगे कुछ और लिखोगे, उसके ऊपर रिसर्च करोगे। तो हिस्ट्री को पढ़ते समय ये ध्यान रखो कि हमने पढ़ना ही इस तरीके से है कि हम हिस्ट्री के अंदर की जो बातें हैं, को अंदर की कुछ कमियां रह गई हैं, उनको हम ढूंढ पाएं। अगर आप रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, आपका फ्यूचर आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आप जीवन में आगे बहुत जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप पढ़ते समय इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो। हर कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, विद इन द लाइन यूजीसी क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर इन फ्यूचर वो बनाएगा तो इट मीन्स दैट के हमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ साथ उसको मैं पिंड कमेंट में भी मैंने पिन करवा दिया है। अच्छी बात यह है कि आप सबको इस क्वेश्चन पेपर की एक्सप्लेनेशन भी हमने साथ में दी है, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर पता लग जाए, आप वहीं पर समझ लो, आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं, जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं, उसके लिए आप साथ साथ वीडियो को खोल लो तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो भगवान करे आपका नेक्स्ट एग्जाम अच्छा हो, आप जेआरएफ क्वालिफाई करो। ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करना कि आपका एग्ज़ाम इस बार कैसा हुआ। 7973109547। अब यहाँ तक तो आ ही गए हो। अब एक काम कर दो आप, सिर्फ इतना सा, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ एक ही कॉस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो वीडियो को लाइक करना है। इतना तो कर ही सकते हो, इस पे कौन से आपके पैसे लगते हैं। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।